हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू परचम एंड वेलकम टू द मंथली करंट अफेयर्स सीरीज। हम डिस्कस कर रहे हैं दिसंबर 2025 के मंथली करंट अफेयर्स को कैटेगरी वाइज, यानी पूरे महीने के करंट अफेयर को एक एक कैटेगरी लेकर के हम एक साथ में सारी न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। क्विक रिकैप भी हो जाता है जिन बच्चों ने डेली वीकली सीए देखा होता है, और जिन बच्चों ने वो सेशंस नहीं देखे होते हैं, आप इन सेशन से भी पूरे महीने को तैयार कर सकते हैं। यस, ये सेशंस कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? सभी एग्जामिनेशन के लिए, वनडे एग्जाम से लेकर के आपके सिविल सर्विसेज तक। यहां से आपका बहुत अच्छा कंटेंट रेडी हो जाएगा, आपको और कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? सो चलो, विदाउट फर्दर अडू, लेट अस गेट स्टार्टेड। सो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? नेशनल न्यूज, यानी कि नेशनल इंडियन लेवल से जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड स्कीम्स या मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट से रिलेटेड न्यूज है उसको देखने वाले हैं। कोई प्रोजेक्ट्स आए हैं, कोई समिट्स हुए हैं, कोई नए लॉन्च हुए हैं, वो भी देखेंगे। साथ ही साथ एमिनेंट पर्सनैलिटीज, यस, बहुत सारी ऐसी हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज होती हैं जो कि न्यूज़ में बनी रहती हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी या डेथ एनिवर्सरी की वजह से, और उनके बारे में जो बायोग्राफिकल पॉइंट्स होते हैं एग्जामिनर पूछ सकता है स्टैटिक के एंगल से। ओके, तो वो भी हम कवर करने वाले हैं। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑलरेडी कौन कौन से सेशन कवर हो गए हैं। यस, क्योंकि पूरी सीरीज है, हो सकता है आप इसी सेशन से जुड़ रहे हो तो पहले कौन से सेशन कवर हो गए हैं और आप उनको कहां से देख सकते हो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो देखिए ऑलरेडी हमने साइंस टेक और एनवायरमेंट कवर कर लिया दिसंबर का। उससे पहले हमने डिफेंस सेगमेंट पूरा कवर किया था। इंपॉर्टेंट डेज को निमोनिक्स यानी मेमोरी टेक्निक से याद किया था। अपॉइंटमेंट बुक्स, ओबिचुअरीज को भी हम निमोनिक्स या मेमोरी टेक्निक से याद कर चुके हैं। अवार्ड्स और फिनेंस कैटेगरी भी हम कवर कर चुके हैं। ये सारे वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो सिंपल से आप 2025 मंथली करंट अफेयर प्लेलिस्ट पे चले जाइए, ठीक है? उस प्लेलिस्ट पे आपको सारे वीडियोस लिस्ट डाउन मिल जाएंगे। जब हम पूरे महीने के सारे कैटेगरीज कवर कर लेंगे तब मैं आपके लिए एक वन शॉर्ट वीडियो लेकर के आती हूं जिसमें हम टॉप 200 क्वेश्चंस विथ ब्रीफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। वो वन शॉट वीडियो होता है। अब ये वन शॉट वीडियो, अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जिसमें करंट अफेयर के 4-5 क्वेश्चन ही बनते हैं तो वन शॉट से आपका काम हो जाएगा। यस, और अगर आप ऐसे एग्जाम दे रहे हैं जिनमें करंट अफेयर अच्छा खासा आता है या अच्छे लेवल का आता है तो फिर आपको ये डिटेल देख लेने चाहिए अच्छी तैयारी के लिए, ठीक है? और अगर आपने डिटेल देख लिए हैं तो यहाँ से 200 क्वेश्चंस निकाल करके आप पूरे महीने का टेस्ट खुद का ले सकते हो। सो अगर आपने ये 4 एक्सरसाइजेस कर ली ना, डेली सीए देख लिया, वीकली रिवीजन कर लिया, मंथली सीए देख लिया, वन शॉट से रिवीजन कर लिया, आपका सारा का सारा करंट अफेयर तैयार हो जाता है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर आप सिविल सर्विसेज दे रहे हैं तो एक चैनल है परचम का, परचम पीएससी नाम से, वहां जाकर के आप बूस्टर क्लासेस, सीए बूस्टर्स आते हैं हफ्ते में 2, सब्जेक्ट वाइज आते हैं वो, यानी ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटी, इनसे रिलेटेड जो भी डिटेल एनालिसिस होता है, बस वो सेशन आपको और देखने अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। बाकी सारे बच्चों की तैयारी यहां से हो जाने वाली है। ओके, चलिए, सो प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिएगा इफ यू हैव मिस्ड प्रीवियस सेशंस। नाउ एक बार पढ़ना शुरू करेंगे तो सिर्फ पढ़ाई करेंगे और कोई बात नहीं करेंगे तो सारी इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपके मतलब की है अभी मैं दे देती हूँ, राइट? सो देखिए, परचम एनिवर्सरी सेल आपके लिए आ गई है। परचम एनिवर्सरी, यस, ऑन 11 जनवरी परचम अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता है। सो आपके लिए मेगा सेल आई है। 5 दिनों तक आपको अप टू 50% ऑफ मिलेगा। ओके, परचम ऐप पे जाना है और आपको कोड यूज करना है परचम 50, राइट? तो जो भी कोर्सेज सब्सक्रिप्शन वहां पे हैं आपको अप टू 50% ऑफ अवेल कर दिया जाएगा। ऑल राइट, एक दो और जानकारी, एनसीईआरटी बैच जो अपना चलता है उसके ऊपर ये परचम 50 नहीं लगेगा। कारण ये है कि ऑलरेडी अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे है। क्यों? क्योंकि इसमें जो नया मॉड्यूल है वो 12 जनवरी से चालू हो रहा है। ओके, तो अगर आप एनसीईआरटी बैच लेना चाहते हैं जिसमें पूरा एनसीईआरटी विद एडवांस कॉन्सेप्ट है तो आपको इस बैच पे जाइएगा, और ऑलरेडी ये डिस्काउंटेड प्राइस मिल रहा है। अराउंड 1000 रुपये का डिस्काउंट इसके अंदर ऑलरेडी चल रहा है, तो आप ये अवेल कर सकते हो। 12 जनवरी से नया मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है। एंड फाइनली एक न्यू लॉन्च है। एमपीपीएससी के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। जो बच्चे एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। यस, इट इज गोइंग टू बी अ रिकॉर्डेड एंड लाइव पीवाईक्यू एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बैच, जिसमें आपको 70 डेज यानी 19 जनवरी से स्टार्ट करके 31 मार्च बैच खत्म कर दिया जाएगा। 200+ क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, पीवाईक्यू डिस्कशन होगा, टेस्ट होंगे, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस मिलेंगी। पूरा टाइम टेबल इसमें डला हुआ है, लेक्चर प्लान पूरा डला हुआ है, देख लीजिए। एमपीपीएससी की लास्ट के 2
2.5-3 महीने के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करनी है प्रीलिम्स को फोकस करते हुए, तो आप इस बैच में मोस्ट वेलकम है। और अभी इनॉग्रल प्राइस रहेगा 18 जनवरी तक, क्योंकि 19 से बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है जी, तो ये सारी जानकारी आपको दे दी है। अब इससे ज्यादा कुछ भी जानना है तो ये हेल्पलाइन नंबर है, आप परचम ऐप पे चैट भी कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो, और ये ऐप के स्कैनर्स हैं, आपने ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चलिए, हो गई सारी जानकारी आपके साथ में शेयर। नाउ वी विल ओनली बी फोकसिंग ऑन स्टडीज। चलो शुरू करें। सो नेशनल न्यूज फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर में पहली न्यूज क्या आ रही है, ध्यान दीजिए। यूनेस्को इंक्लूड्स दीपावली इन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यूनेस्को की तरफ से विरासत की धरोहर जो हम बोलते हैं ना, कल्चर, जो हमारी कल्चर है, हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग होते हैं, उनके अंदर दीपावली को ऐड कर लिया गया है। तो ये सब कुछ बात करें, इससे पहले यहां आओ। देखो, इंडिया से अभी तक कितनी चीजें एडेड थी? 15। देयर वर 15 इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इनटैंजिबल, जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, फील कर सकते हो। गरबा, आप गरबा छू थोड़ी सकते हो, आप गरबे के फील ले सकते हो, देख सकते हो। इसी तरह से योग है, कुंभ मेला है, जो भी चीजें हमारी संस्कृति से बहुत स्ट्रांगली जुड़ी हुई रहती हैं, उनको अगर ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्नाइज किया जाता है तो यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट का हिस्सा बनाया जाता है। और रीसेंट मोस्ट एडिशन दीपावली, हमारी दिवाली को किया गया। तो दिवाली कौन से नंबर की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है? 16 नंबर की, 2025 में ऐड हुई है। ठीक है, अब दिवाली के बारे में वैसे तो सब जानते हैं, हिंदुस्तानी क्या जो दिवाली नहीं जानता हो, लेकिन फिर भी एक बार देखेंगे। आइए, कार्तिक महीने की अमावस्या को मेन दीपावली उत्सव मनाया जाता है, कार्तिक अमावस्या पे, और ये यूजुअली अक्टूबर या नवंबर में आता है। तो दिवाली इज अबाउट प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, बुराई पे अच्छाई की जीत, राइट। और अलग अलग ग्रंथों और पुराणों के हिसाब से अलग अलग मान्यताएं। जैसे आप रामायण के हिसाब से देखें तो कहा जाता है कि भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास से लौटे थे रावण पे विजय प्राप्त करके, इसलिए अयोध्या में दीप जलाए जाते हैं, और अमावस्या थी इसलिए। महाभारत के हिसाब से आप जाएंगे तो पांडव अपने 13 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, 1 साल अज्ञातवास भी था, वो पूरा करके लौटे थे, इसलिए दिवाली मनाई जाती है। अगर आप जैन धर्म में देखेंगे तो भगवान महावीर जो थे, इस दिन उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था पावापुरी के अंदर, और जाते जाते उनके जो समर्थक थे वो उदास हो रहे थे, तो उन्होंने कहा दुखी मत होइए, मेरी याद में आप दीप जलाइएगा। तो जैन धर्म के अंदर निर्वाण डे के तौर पे इसको मनाया जाता है और दीप वगैरह जलाए जाते हैं, राइट। तो अलग अलग फॉलोइंग के अंदर अलग अलग मान्यताएं चलती हैं। वैसे देखा जाए तो दीपावली 5 दिनों का त्योहार है। कहाँ से शुरू होता है? धनतेरस से। ठीक है, धनतेरस, इसमें हम कुछ खरीद के लेकर के आते हैं मेटलवेयर। फिर आती है नरक चतुर्दशी, जिसे हम रूप चौदस भी बोलते हैं, नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर पे विजय प्राप्त की थी। हाँ, फिर आती है दीपावली, तीसरे दिन, जिस दिन हम लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं, और सरस्वती जी की भी। 4th डे हम जो राम राम मनाते हैं, और शाम के टाइम में कई जगहों पे गोवर्धन पूजा की जाती है। और फिर 5वां दिन आता है भाई दूज के साथ में ये फेस्टिविटी कंक्लूड होती है। तो 5 दिन का पूरा त्योहार है दीपावली, और अब इसको 16th कल्चरल हेरिटेज के तौर पे ऐड किया गया। आपके रेफरेंस के लिए मैंने सारी कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट दे दी है। फर्स्ट जो 3 ऐड हुई थी वहां से लेकर के सारी एक एक करके आप ये रेफर कर लीजिएगा। एक अच्छा टॉपिक है, स्टैटिक एंगल से वनडे एग्जामिनेशंस के अंदर सवाल बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 20th सेशन हुआ है यूनेस्को इंटरगवर्नमेंटल कमिटी का फॉर सेफगार्डिंग इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। कहां हुआ? नई दिल्ली के अंदर हुआ है। ओके, सो इंडिया ने होस्ट किया है, इंडिया ने पहली बार होस्ट किया है ये सेशन। 20th एडिशन था यूनेस्को इंटरगवर्नमेंटल कमिटी फॉर सेफगार्डिंग इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ICH। और कहां हुआ है? दिल्ली के अंदर हुआ है, 8 to 13 दिसंबर, और इसको चेयर किया है विशाल वी शर्मा जी ने। ठीक है, विशाल वी शर्मा जो कि हमारे परमानेंट डेलीगेट हैं यूनेस्को में। इंडिया के डेलीगेट जो यूनेस्को में हमारी बातें सामने रखते हैं वो विशाल शर्मा है। ओके, तो बहुत सारी कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, और ये जो यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट बनती है ना, उसी से रिलेटेड ये पूरी मीटिंग होती है। सो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज मैंने आपको बता दिया, ऐसी चीजें जो हमारे कल्चर का बहुत जुड़ा हुआ हिस्सा है। 2003 में यूनेस्को ने एक कन्वेंशन के तहत इसको एस्टैब्लिश किया था, 2008 से ये एनफोर्स्ड है। चलो, सो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के बाद चलते हैं रामसर साइट
अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अब भारत की टोटल रामसर साइट्स बढ़ के हो गई हैं 96। अभी तक का अपडेट तो ये है। तो रिसेंट 2 मोर साइट्स हैव बीन एडेड, और वो कौन सी साइट्स हैं ये देखना है हमें। एक है सिलिसिड लेक। कौन सी लेक? सिलिसिड लेक। सिलिसिड लेक ये राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और एक है कोपरा जलाशय। कोपरा, ओके, कोपरा जलाशय बिलासपुर छत्तीसगढ़ का है। राइट, कैसे याद रखेंगे? कैसे याद रखेंगे? राजस्थान में पानी ज्यादा नहीं होता, ऐसा हम लोग समझते हैं, जानते हैं। सिर्फ, हालांकि सिर्फ वेस्टर्न साइड में नहीं होता जहाँ पे डेजर्ट एरिया, बाकी राजस्थान में काफी लेक्स और काफी पानी है। एनीवेज, तो राजस्थान में पानी नहीं होता तो सीली सीली सी रहती है मिट्टी, बस सीली सीली सी, ज्यादा पानी नहीं होता, सीली सीली सी। तो ऐसे सिलिसिड लेक राजस्थान याद रख लेना। और कोपरा जलाशय 36 बार कहा है सिर में खोपरे का तेल लगाया करो, देखो कैसे बाल सूख रहे हैं। तो 36 से छत्तीसगढ़ याद रख लीजिएगा। और बोलते ना खोपड़ा खोपड़ा, ओके, योर स्कल। तो मम्मी लोग पकड़ के बैठती हैं, क्या खोपड़ा सुखा रखा है एकदम, तो कोपरा, कोपरा याद रख लीजिएगा। या फिर हम 36 बार खोपरे का तेल लगाएं, कोकोनट का, सूखे हुए कोकोनट का, ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है जी, तो 2 याद हो गए, सिलिसिड लेक और कोपरा जलाशय। अब एक एक करके देखते हैं। सिलिसिड राजस्थान की है। तो राजस्थान के अलवर के अंदर ये लेक है, और अलवर के जो महाराजा थे विनय सिंह जी, उन्होंने ही इसको बनवाया था 1845 में, ताकि अलवर को पीने का पानी मिल सके। राइट, और उसके बाद अब बहुत सारी बर्ड्स और बायोडाइवर्सिटी इसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए इसको रामसर साइट बनाया गया है। जिन बच्चों को नहीं पता रामसर साइट क्या होती है, जान लीजिए। चलिए, रामसर वेटलैंड या रामसर साइट, वेटलैंड का मतलब होता है आर्द्र भूमि, यानी जहां पे नमी है, पानी है। राइट, और ऐसे वेटलैंड्स, ऐसी जगह जहां पे पानी है या मिट्टी एकदम मार्शी है, लबालब पानी से भरी हुई है, अगर वो इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस के हैं तो उनको रामसर लिस्ट का हिस्सा बनाया जाता है। इंटरनेशनली उनके कंजर्वेशन पे काम किया जाता है। अब रामसर एक जगह थी ईरान में जहां पे पूरा कन्वेंशन हुआ था, और इसीलिए इसको रामसर साइट कहा जाता है। ठीक है जी, इंडिया इसका हिस्सा है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इंडिया ने रामसर, ये जो रामसर कन्वेंशन है, इसके अंदर एंट्री कब की थी, कौन से साल में हम इसके मेंबर बने थे। ठीक है, जल्दी से लिख के बताइएगा। ओके, सो कमिंग बैक टू सिलिसिड लेक, ये एक आर्टिफिशियल लेक है, यानी बनवाई गई थी, नेचुरली नहीं थी, राजा विनय सिंह जी ने बनवाई थी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन में आती है ये। तो पूछा जा सकता है कि सिलिसिड लेक जो कि अभी रामसर साइट बनी है, कौन से टाइगर रिजर्व के बफर जोन का हिस्सा है? सरिस्का, सरिस्का अलवर में ही पड़ता है। और यहाँ पे रूपारेल रिवर, जो कि उसकी एक ट्रिब्यूटरी पे ही से पानी लेकर के और इस लेक को बनवाया गया था। चलिए आगे, कोपरा जलाशय देखिएगा, अपर कैचमेंट महानदी के पास में बिलासपुर के अंदर ये कोपरा जलाशय है। और अगेन शुरू में इसको इरिगेशन वगैरह में काम में लिया जाता था मेनली, अब इसमें बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी डिपेंडेंट है। तो कोपरा और सिलिसिड, गॉट इट। चलो थर्ड न्यूज पे चलेंगे। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं स्टार मार्क करते चल रही हूँ। अभी तक की तीनों न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने जैसी है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, नुमालीगढ़ रिफाइनरी कहाँ है? कहाँ है? असम के अंदर है। यस, सो नुमालीगढ़ रिफाइनरी गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में है, और ये बन गई है इंडिया की 27th नवरत्न स्टेटस मिल गया है। तो जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होती हैं, जो सरकार के अंडर में आती हैं, जिसमें सरकार का 50 से ज्यादा परसेंटेज स्टेक होता है, तो उनको बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस कैटेगराइज किया जाता है, मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न। तो हमारे पास अभी तक 26 नवरत्न थी, अब हो गई है 27th, और ये 27th है नुमालीगढ़। याद रहेगा, करना ही है, ऑप्शन ही नहीं है। सो गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में पड़ती है। अब देखो सीपीएसई मैंने आपको बताया, मिनी रत्न में भी 2 कैटेगरी होती है, 2 and 1, उसके ऊपर महारत्न, उसके ऊपर नवरत्न। अब ये तो 27 नवरत्न है। इससे पहले और कौन सी रीसेंट सीपीएसईज हैं जिनको नवरत्न टैग मिला है? रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड एनएचपीसी, ये रीसेंट मोस्ट नवरत्न है। महारत्न कंपनी की बात करें जो नवरत्न के भी ऊपर आती हैं, तो इंडिया में एज ऑन डेट 14 महारत्न कंपनी है, और रीसेंट मोस्ट जो बनी थी वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनी थी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम नवरत्न कंपनी होती क्या है, मतलब हाउ डू वी डिफाइन नवरत्न कंपनी? तो देखो परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज होते हैं।
जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनमें से हम किसी को बना देते हैं एक सीनियर बना दो या मेंटोर बना दो या हेड प्रीफेक्ट बना दो, तो कैसे डिसाइड करते हो आप? उसकी परफॉर्मेंस होती है। या एक कंपनी की अगर हम बात करें तो हम नॉर्मल एग्जीक्यूटिव से किसी को मैनेजर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? परफॉर्मेंस के बेसिस पे। इसी तरह से नॉर्मल सीपीएससीज अगर अच्छा परफॉर्म करती हैं तो इनको एक कैटेगरीज दे दी जाती है। कैटेगरी के साथ साथ इनको कुछ बेनिफिट्स, कुछ अथॉरिटी भी मिलती है, कुछ फ्रीडम भी मिलती है काम करने की। ओके, तो देखो नवरत्न क्राइटेरिया क्या है? पहली बात, आपको मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी होना चाहिए और शेड्यूल ए की सीपीएससी होना चाहिए, जिनके पास एक्सीलेंट या वेरी गुड रेटिंग हो। ठीक है, पहला तो ये है कि बहुत अच्छी रेटिंग वाले आप मिनी रत्न कैटेगरी 1 हो। आपने पिछले 5 सालों में 3 साल में कम से कम कंपोजिट स्कोर 60 या अबव का हासिल किया हो इन 6 क्राइटेरिया में। तो ये 6 क्राइटेरिया में आपका कंपोजिट स्कोर 60 से अबव होना चाहिए पिछले 5 सालों में से 3 साल। अब ये कंपोजिट क्राइटेरिया बहुत सारे हैं। देखो, नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ, आपकी मैन पावर कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कितनी आ रही है, तो ये इस तरह के बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। ओके, आपकी जिज्ञासा की वजह से मैंने दे दिया है, एक बार गो थ्रू कर सकते हो। ये मत सोचना मैम हर एक चीज पे स्टार मार्क करेंगी, लेकिन देखो ये जो मंथली सेशंस होते हैं ये ऑलरेडी बिल्कुल निचोड़ करके लाए गए होते हैं। तो डेली सीए भी हालांकि अपना बिल्कुल ही सॉर्टेड होता है, कोई भी फालतू की न्यूज़ अपन नहीं पढ़ते, एग्जाम ओरिएंटेड ही होता है, और वहीं से हम लोग मंथली भी बनाते हैं। तो वैसे तो सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, फिर भी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर स्टार मिलेगा। आ जाओ। सो पीएम युवा स्कीम 2.0 विनर्स अनाउंस हो गए हैं जी। 2.0 भी नहीं, 3.0। ओके, पीएम युवा स्कीम 3.0। पीएम युवा स्कीम क्या है? युवा का फुल फॉर्म क्या है इसके अंदर? यंग ऑथर्स। यंग ऑथर्स, तो प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स। प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स 3rd एडिशन जो है उसके विनर्स अनाउंस हो गए हैं, और इसमें 43 यंग ऑथर्स को सिलेक्ट किया गया है पूरे इंडिया लेवल से। होता क्या है कि ऐसे ऑथर्स जो कि अंडर 30 हो, है ना, 30 साल के उम्र से कम के हैं और लिखने का बहुत अच्छा फ्लेयर है, लिखते हैं इंडियन अलग अलग लैंग्वेजेस में, 22 लैंग्वेजेस जो हैं हमारी उनके अंदर लिखते हैं, तो उनको सिलेक्ट किया जाता है बेस्ड ऑन देयर राइटिंग। ठीक है, और उसके बाद उनको मेंटर किया जाएगा, उनको और अच्छे से सिखाया जाएगा कैसे लिखा जाता है किताबों को। फिर वो जो बुक्स लिखेंगे उनको पब्लिश किया जाएगा, इनको मंथली कुछ स्टाइपेंड या ऑनरेरियम भी दिया जाएगा, और फिर जो किताबें बिकेंगी उनसे भी इनको रॉयल्टी मिलेगी। दिस इज हाउ युवा स्कीम कम्स। और क्यों लाई जाती है? ताकि लोगों में लिखने का, ऑथर बनने का ये जो एक एरिया है ये फुलफिल हो सके। ओके, और इनकी थीम्स होती हैं बकायदा। आपको किन थीम्स पे लिखना होता है? इंडियन डायस्पोरा, नॉलेज सिस्टम, मॉडर्न इंडिया, इस तरह की थीम्स पे ये लोग लिखते हैं। तो कमिंग बैक, पीएम युवा स्कीम 3.0 जो है उसमें 43 यंग ऑथर्स को इस बार सेलेक्ट किया गया है। कौन चलाता है ये स्कीम? लिखने लिखाने का काम कौन करता होगा? नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया का, और नेशनल बुक ट्रस्ट ही फिर इनकी किताबें छापते भी हैं। साथ में एक मिनिस्ट्री भी आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्यों? क्योंकि नेशनल बुक ट्रस्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में ही है। ओके, सो यंग ऑथर्स को नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलता है, देश के बारे में लिखने का मौका मिलता है, और 22 इंडियन लैंग्वेजेस में एंड इंग्लिश में ये लिख करके सिलेक्ट हो सकते हैं। कंडीशन क्या? अंडर 30 ईयर्स ऑफ एज होने चाहिए। अब इसके अंदर 50,000 मंथली स्कॉलरशिप मिलती है इनको। स्टाइपेंड बोलना गलत है, स्कॉलरशिप मिलती है 6 महीने के लिए। साथ ही साथ इनकी अगर बुक पब्लिश होती है तो 10% रॉयल्टी भी उस पर इनको दी जाती है। ओके जी, पीएम युवा 3.0 की अगली न्यूज क्या आ रही है? सेंसस टू बी डन इन 2 phases। हाँ, सेंसस फाइनली सेंसस होने वाला है। लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, बताइए 2011 के बाद अभी तक, पर अच्छी बात है, चलो नहीं हुआ तो हमें नया डेटा भी नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ी। हम 2011 का डेटा ही अभी तक याद कर रहे हैं, और जब तक ये सेंसस पूरा होके इसके आंकड़े या इसका डेटा नहीं आ जाता तब तक 2011 का ही पूछा जाएगा आपसे, है ना। तो अब न्यूज क्या है कि जो नया सेंसस है वो 2 phases में होगा, बिटवीन अप्रैल 26 एंड February 27, यानी 1 साल और तो नया सेंसस का डेटा नहीं आएगा। आइए जी, कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है स्कीम टू कंडक्ट द सेंसस ऑफ इंडिया 2027। कितनी लागत से होगा ये सेंसस? व्हाट विल बी द कॉस्ट? 11,718.24 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे सेंसस के ऊपर। पहली बार डिजिटल सेंसस होगा। अच्छा पॉइंट है ये, ठीक है। कौन से नंबर का सेंसस है इस बार? 16th सेंसस, ये ध्यान रखिएगा। सेंसस 2027 16th सेंसस होगा इंडिया का, और इंडिपेंडेंस के बाद का 8th सेंसस होने वाला है। 2 phases में होगा। पहला फेज जो है उसके अंदर हाउसेस की और लिस्टिंग की जाएगी और हाउसिंग सेंसस होगा।
कितने घर हैं उन सब के हिसाब से, अप्रैल टू सितंबर, और सेकंड में पॉपुलेशन इन्यूमरेशन किया जाएगा फरवरी के अंदर। तो डेटा तो एक साथ लेते जाएंगे, लेकिन सेंसस उस हिसाब से किया जाएगा, पहले हाउसेस का होगा और फिर इंडिविजुअल्स का होगा। फर्स्ट सेंसस बाय डिजिटल मीन्स, ओके, और एक डेडिकेटेड पोर्टल इसके लिए तैयार किया गया है, सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, CMMS पोर्टल। अब देखो कुछ एक स्टैटिक पॉइंट्स देखो, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ करंट से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, स्टैटिक से भी पूछेगा एग्जामिनर, है ना। तो सेंसस कौन से आर्टिकल के अंडर में आता है? आर्टिकल 246। हाँ, 2 एकम 2 तो छोड़ दो, 2 दूनी 4 और फिर 2 तिया 6, 246 इवन नंबर आ गया, है ना। 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन लिस्ट के अंदर इसका मेंशन है, एंट्री 69, ठीक है। तो कौन सी सेंसस सेंटर के अंडर में आते हैं? स्टेट के अंडर में, देखो यूनियन लिस्ट का हिस्सा है, यानी केंद्र के अंडर में आ रहा है। हेड, कौन हेड करते हैं पूरे सेंसस ऑर्गेनाइजेशन को? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। और सेंसस एक्ट 1948, सेंसस रूल 1990 गवर्न करते हैं सेंसस के फ्रेमवर्क को। इंडिया के अंदर सेंसस कब शुरू हुआ था? 1872 में। नॉन सिंक्रोनस था, उस टाइम बहुत सिंक्रोनाइज तरीके से नहीं होता था। पहला सिंक्रोनस सेंसस जो था वो 1881 में हुआ है, WC प्लाउडन के अंडर में, और उस समय सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया को ये हेड करते थे, WC प्लाउडन जी, ठीक है। इंडिया में जो सेंसस होता है डेकेडल है, यानी कि 10 साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है। सिंपल, चले आगे। ओके, अब देखिए, अभी एक न्यूज़ बड़ी दुखद न्यूज़ थी, बनी हुई थी दिसंबर के अंदर, कि बहुत सारे जो BLOs हैं, दे आर कमिटिंग सुसाइड, राइट, बिकॉज ऑफ ओवरलोड ऑफ वर्क ड्यूरिंग SIR एक्सरसाइज। तो क्या है ये पूरा मुद्दा तो छोड़िए, BLOs क्या होते हैं, SIR क्या होता है, हाउ इट इज कंडक्टेड, क्या चल रहा था। तो डेथ बॉयकॉट ओवर वर्कलोड थ्रेटन टू डीरेल SIR। SIR क्या है, BLOs कौन है? तो SIR इज अ डोर टू डोर डिटेल्ड चेकिंग ऑफ इलेक्टोरल रोल, ठीक है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को कहा जाता है SIR। इलेक्टोरल रोल्स जो होते हैं, यानी आपकी जो मतदाता सूची होती है, राइट, कि आप उस पे हो या नहीं हो, डबल एंट्रीज तो नहीं है, किसी का नाम नहीं आ रखा हो, आपकी सारी एंट्रीज डिटेल ढंग से तो भरी हुई हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कोई घपला तो नहीं है। तो इस सब के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिविजन इलेक्टोरल रोल्स का किया जाता है। और ये कौन करते हैं? ये BLOs करते हैं। BLO बूथ लेवल ऑफिसर। और मजे की बात पता है क्या है? ये लोग ऐसे कोई स्पेशल अपॉइंटी नहीं होते कि सिर्फ इस काम के लिए अपॉइंट किए गए हों। ये टीचर्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग होते हैं सरकार में, जो ऑलरेडी अपना काम कर रहे हैं, और फिर इनको BLO के रूप में हर जगह जा करके और सारी डिटेल देखनी होती है। और काम का प्रेशर क्यों? क्योंकि अगर एक भी गलती रह गई और ऊपर से किसी ने देख ली तो इनकी नौकरी जा सकती है। ये BLO की नौकरी नहीं, इनकी ओरिजिनल नौकरी जा सकती है, इमेजिन, राइट। इसीलिए बहुत प्रेशर, और लोग वेलकम नहीं करते, बहुत सारे लोग अपनी जानकारी नहीं देना चाहते हैं, बहुत सारे लोग इनसे बात नहीं करना चाहते हैं, तो काम का प्रेशर इसलिए बन रहा था। तो BLO एक रिप्रेजेंटेटिव होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, ग्रास रूट लेवल पे, जो घर घर जाकर के डिटेल चेक करेगा। यूजुअली लोकल गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट के स्टाफ होते हैं, ये टीचर, आंगनवाड़ी वर्कर, पंचायत सेक्रेटरी, विलेज लेवल वर्कर, इलेक्ट्रिसिटी बिल रीडर, इन सब लोगों को BLO के तौर पे भेजा जाता है। फुल टाइम इलेक्टोरल ऑफिशियल्स नहीं होते हैं ये, ओके। सेक्शन 13B(2) रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 इनेबल करता है BLO अपॉइंटमेंट्स को। तो इसके तहत इनको अपॉइंट किया जाता है, और काम का प्रेशर अनड्यू है, उसकी वजह से कुछ लोगों के साथ हादसे भी हुए हैं। हादसे ही कहेंगे हम, जब इतना प्रेशर है, झेल नहीं पा रहे हैं लोग, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, उनको अपनी जान देनी पड़ रही है। चलो अगली न्यूज पे आते हैं। NCERT स्कूल्स में तो पढ़ते ही हैं, जब कंपटीशन की तैयारी में लगते हैं वापस, पर्टिकुलरली सिविल्स की तैयारी में, वापस यही NCERT पढ़नी होती है, अलग अप्रोच के साथ में, है ना। इसी के लिए NCERT बैचेस होते हैं। चलो, तो इस बार NCERT टेक्स्ट बुक क्लास 7 के अंदर गजनविद इन्वेजन्स जो हैं, गजनी, है ना, तो महमूद ऑफ गजनी के जो इन्वेजन्स थे, जो उसने आकर के घुसपैठ की है भारत के अंदर, पहले इसके बारे में सिर्फ एक पैराग्राफ दिया जाता था, अब इस बार की टेक्स्ट बुक के अंदर थोड़ा डिटेल में इसको बताया गया है। ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ आपसे कोई नहीं पूछेगा। क्या पूछ सकते हैं? क्या पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं स्टैटिक एंगल से महमूद ऑफ गजनी के इन्वेजन्स के बारे में। कौन था महमूद ऑफ गजनी, क्यों जाना जाता है भाई? हाँ, तो एक मुसलमान था, और भारत के अंदर इसने मंदिरों को तोड़ने के लिए, पर्टिकुलरली सोमनाथ मंदिर के लिए बहुत विख्यात बोले, कुख्यात बोले, मतलब ये ही वॉज पॉपुलर फॉर रॉन्ग रीजंस, राइट। सो महमूद ऑफ गजनी वॉज
ही हैड रूल्ड द गजनविद एम्पायर 998 से 1030 एडी तक। टोटल 17 इन्वेजन्स इसने इंडिया में किए हैं, 17 बार इसने आक्रमण इंडिया के अंदर या हमले किए हैं। रिलीजियस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंगल नहीं था, इसको अपनी थ्रोन नहीं बनानी थी, रूल नहीं करना था भारत को। ये आता था लूटने के लिए हमारे मंदिरों को, ये आता था रिलीजियस पर्पजेस से कि मैं दूसरे धर्म के लोगों को मारूं। ओके, अर्ली रेड्स इसने जो किए, सबसे पहला टारगेट इसका हिंदू शाही किंगडम थी, किंग जयपाल, राजा जयपाल को इन्होंने हराया था, इसने हराया था, ठीक है, 1001 के अंदर। मेजर रेड्स की बात करें 1011 में नगरकोट पंजाब और थानेश्वर। देन मथुरा की जो पूरी लूट थी वो इसके नाम चढ़ी 1018 के अंदर। कन्नौज को अटैक किया। देन मेन जो अटैक आता है वो 1025 का सोमनाथ मंदिर का अटैक है, जो हम जानते ही हैं। ओके, देन 1027 में लास्ट रिटर्न इंडिया हुआ था, एंड देन ही पास्ड अवे इन 1030 सीई, महमूद ऑफ गजनी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखेंगे। प्रशासन गांव की ओर कैंपेन टू रन अक्रॉस इंडिया फ्रॉम 19 to 25 दिसंबर। देखिए 25 दिसंबर क्या है? 25 दिसंबर आता है गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस। इंपॉर्टेंट डेज में पढ़ा था ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी भी पड़ती है। तो उसी से पहले जो सप्ताह होता है उसको हम सुशासन सप्ताह के तौर पे या प्रशासन गांव की ओर कैंपेन के तौर पे ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें जो भी पब्लिक ग्रीवेंसेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको सुना जाता है, उनका निवारण किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस के अंडर में ये ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, पीएम लॉर्ड्स दूरदर्शन सुप्रभातम प्रोग्राम फॉर प्रमोटिंग इंडियन ट्रेडिशंस एंड वैल्यू। एक वन लाइनर जैसी न्यूज देख लीजिएगा कि पीएम मोदी जी ने अभी तारीफ की एक प्रोग्राम की, और उस प्रोग्राम का नाम है सुप्रभातम। दूरदर्शन पे ये आता है, और इसके अंदर इंडियन कल्चर, वैल्यू, इन सब के बारे में बातचीत की जाती है, जैसे कि योग, हेल्दी ट्रेडिशन और हेल्दी लिविंग, ट्रेडिशनल विजडम, इन सब के ऊपर बात की जाती है। तो सुप्रभातम कार्यक्रम दूरदर्शन का है, पीएम जी ने तारीफ की है। अब आप देख रहे हैं मैं इस पे स्टार मार्क नहीं कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि पढ़ने जैसा नहीं है, लेकिन बहुत डेप्थ में जाना, बार बार रिवाइज करना, ऐसा नहीं है। एक बार पढ़ लीजिए, हल्का फुल्का सा दिमाग में रख लीजिए, आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट, सेकेंड एडिशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल समिट हुआ है ट्रेडिशनल मेडिसिन पे, सेकेंड एडिशन है। कहाँ हुआ है? भारत के अंदर, नई दिल्ली के अंदर हुआ है, और इसकी थीम भी यही लिखी है, इंपॉर्टेंट है। आइए, सो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उसने WHO के साथ में मिलकर को होस्ट किया है इस समिट को 17 से 19 ऑफ दिसंबर भारत मंडपम नई दिल्ली में, जिसमें हमने ट्रेडिशनल मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन जो कि इंटीग्रेटिव है, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है, मेन स्ट्रीम एलोपैथिक मेडिसिन नहीं, उसके अलावा वाली, उनके ऊपर ये पूरा समिट रहा। और इसको सपोर्ट मिला है WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जामनगर से। फाइन। देन थीम ध्यान रखिएगा इसकी, एक तो आप ध्यान रखिएगा सेकेंड WHO ग्लोबल समिट कहाँ हुआ है ट्रेडिशनल मेडिसिन वाला? नई दिल्ली के अंदर हुआ है। दूसरा, इसकी थीम क्या है? रिस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। रिस्टोरिंग बैलेंस यानी कि ट्रेडिशनल मेडिसिन किस चीज पे फोकस करती हैं कि आपके बॉडी की जो मेन बीमारियां हैं उनको वापस बैलेंस आउट करें, बॉडी अपनी नेचुरल हेल्थ में आए, सिर्फ सिम्टम्स को नहीं दबाती है। तो उसी से रिलेटेड थीम है। इसी ओकेजन पे ना प्राइम मिनिस्टर ने रिलीज किया एक कॉमेमोरेटिव स्टैम्प। ओके, किसके ऊपर? अश्वगंधा। अश्वगंधा आयुर्वेद में इस्तेमाल की जाती है, अश्वगंधा का पौधा होता है, उसके अलग अलग पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी से रिलेटेड कॉमेमोरेटिव स्टैम्प रिलीज की गई। विथैनिया सोमनिफेरा इसका बॉटनिकल नेम होता है अश्वगंधा का, आयुर्वेद में इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, चुस्ती स्फूर्ति एकदम वाइटैलिटी लाने के लिए अश्वगंधा आता है। तो इसकी कॉमेमोरेटिव स्टैम्प भी रिलीज की गई। ठीक है, चले आगे। सो फार सो गुड, आ रहा है समझ में? राइट। ये है सर्बानंद सोनोवाल जी, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, पोर्ट्स वगैरह देखते हैं ये। तो इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल वाराणसी के अंदर लॉन्च किया गया है। यस, अच्छी खबर है। पूछा जा सकता है कि इंडिया का पहला इंडिजिनस, भारत में ही बना हुआ हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाला वेसल कहां से फ्लैग ऑफ हुआ? वाराणसी से हुआ। किसने फ्लैग ऑफ किया? तो सिंपल है, सोनोवाल जी ही करेंगे क्योंकि इस मिनिस्ट्री को हेड करते हैं। तो नमो घाट वाराणसी से भारत में ही बना हुआ पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाला वेसल लॉन्च किया गया है।
अब इंडिया कुछ मेन नेशंस की कैटेगरी में आ गया है जिनके पास खुद का बनाया हुआ हाइड्रोजन ऑपरेटेड वेसल है, जैसे कि चाइना, नॉर्वे, नेदरलैंड, जापान। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल होता है जिसके अंदर जो केमिकल एनर्जी है वो कहां से आती है, हाइड्रोजन से आती है। तो एक तरह से ये ग्रीन एनर्जी का सोर्स हो गया। स्टील कटिंग सेरेमनी ऑफ इंडियाज फर्स्ट ग्रीन टग। टग क्या होते हैं, जैसे शिप्स या वेसल्स होते हैं ना, उनको आगे पीछे खिसकाने के और उनको थोड़ा सपोर्ट करने के काम में आते हैं टग्स, ठीक है। तो स्टील कटिंग सेरेमनी क्या होती है, स्टील कटिंग होती है कि बनना शुरू हुआ है ये, हम श्री गणेश करते हैं ना, जैसे कि चलो घर बनता है तो नींव के पहले जो पूजा होती है, तो इस तरह से स्टील कटिंग सेरेमनी कि भाई पहला हमने स्टील काटा, अब तक बनना शुरू हो रहा है। तो स्टील कटिंग सेरेमनी इंडिया के पहले ऑल इलेक्ट्रिक ग्रीन टग की हुई है। फ्लैग ऑफ किसने की, सर्बानंद सोनोवाल जी ने की, ठीक है। और ये जो टग है डिजाइन करेंगे दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला में, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला में इसको डिजाइनिंग की जाएगी, ठीक है। हमारा जो ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम है वो 2024 में लॉन्च किया गया था। ग्रीन टग्स जिसके अंदर जो फ्यूल इस्तेमाल किया जाएगा, ग्रीन फ्यूल्स इस्तेमाल किए जाएंगे, तो इससे बेटर ऑल्टरनेटिव्स। पोर्ट्स को हम वैसे भी रिवैम्प करना चाह रहे हैं, हम पेट्रोल, डीजल, कोल इन सब के ऊपर ऑपरेट नहीं करना चाह रहे। तो टोटल 50 ग्रीन टग्स बनाए जाएंगे, 2030 तक इंडक्ट किए जाएंगे। और ग्रीन हाइब्रिड टग्स जो हैं वो नॉन फॉसिल फ्यूल से चलेंगे, जैसे मिथेनॉल है, अमोनिया है, हाइड्रोजन है। तक समझ में आ गए? चलो, पीएम मोदी या जो पीएमओ है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है, उसका नाम बदल करके अब क्या किया जा रहा है, पीएम तीर्थ। नहीं, पीएम तीर्थ नहीं, सेवा तीर्थ, सॉरी, सेवा तीर्थ। ओके, सो पीएम मोदी रीनेम्स प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एज सेवा तीर्थ। तो अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नहीं कहलाएगा, सेवा तीर्थ कहलाएगा। और राजभवन और राजनिवास का नाम भी चेंज होगा, लोक भवन, लोक निवास होंगे। तो बस इतनी सी न्यूज है, आइए देख लेते हैं। पीएम मोदी जी ने पीएमओ का नाम बदल के सेवा तीर्थ किया है। इसको पहले एग्जीक्यूटिव एनक्लेव कहा जाता था। तो पूरा जो कॉम्प्लेक्स है ना जिसके अंदर पीएमओ है उसका नाम चेंज हो जाएगा, पहले उसको एग्जीक्यूटिव एनक्लेव कहते थे, अब उसको सेवा तीर्थ कहेंगे। अच्छा, रिसेंट रीनेमिंग राजभवन की लोक भवन, राजपथ की कर्तव्य पथ हुई थी। पीएम रेसिडेंस रोड को लोक कल्याण मार्ग नाम दिया गया, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को कर्तव्य भवन नाम दिया गया। तो सारे नाम चेंज हो रहे हैं, सरकार जानी जाती है ये वाली नाम बदलने के लिए, है ना। चलो, अच्छा, ये जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है ना दिल्ली के अंदर, जहां से पार्लियामेंट भी ऑपरेट करती है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, तो वो बने थे सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट के तहत। ओके, 2019 के अंदर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था और इसको सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में आता है। इन्होंने पूरा एरिया डेवलप किया था जिसके अंदर आपको मॉडर्न नई एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं। ओरिजिनली अगर हम बात करें तो इसकी डिजाइनिंग सर एडविन ल्यूटेंस और हर्बर्ट बेकर ने की थी 1911 में, है ना। और ये की आर्किटेक्ट्स थे उस समय, और इन्होंने जो पूरा बनाया था जिसके अंदर हमारी पार्लियामेंट आ गई, राष्ट्रपति भवन आ गया, ये सब उस समय के इन आर्किटेक्ट्स के द्वारा डिजाइन थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। गीता जयंती क्या आता है, क्या मतलब हुआ जयंती का? यानी इस दिन ना गीता जी का सार या गीता जी का जो ज्ञान है वो दिया गया था अर्जुन को, किसके द्वारा? श्री कृष्ण जी के द्वारा। यस, तो गीता जयंती 1 दिसंबर को ऑब्जर्व की गई और यही कहा जाता है कि भाई कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर जो भगवत गीता बताई थी श्री कृष्ण जी ने, तो इसलिए गीता जयंती मनाई जाती है। वैसे आप तिथि देखिए क्योंकि डेट फिक्स नहीं है। एकादशी यानी 11th डे, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष क्या होता है? जिसमें चांद धीरे धीरे बड़ा होगा तो फुल मून तक जाएगा। उससे पहले 11 जो होती है जिसे हम एकादशी बोलते हैं। तो मार्गशीर्ष महीने की जो एकादशी है यानी मार्गशीर्ष मंथ के शुक्ल पक्ष की 11th जो है उसको गीता जयंती मनाई जाती है। इसको मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। गीता का ज्ञान मिल गया तो मोक्ष मिल गया, है ना। चलिए, लॉन्च ऑफ 100 डेज इंटेंसिव अवेयरनेस कैंपेन फॉर चाइल्ड मैरिज फ्री भारत, बाल विवाह मुक्त भारत। यस, चाइल्ड मैरिज इज स्टिल रैम्पेंट इन इंडिया। चाइल्ड मैरिज अभी भी भारत में बहुत होती हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है 100 दिन का चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन। कब से लॉन्च किया? 4 दिसंबर से चालू कर दिया है, 100 दिनों तक। और क्यों? क्योंकि 1 साल पूरा हो गया बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन को। तो बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन चलाई थी, उसको 1 साल हो गया। इस उपलक्ष्य में 100 डेज का एक कैंपेन
लाया गया है। तो बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन नवंबर 2024 में लाया गया था। 7 हाई बर्डन स्टेट्स हैं जहां पे बाल विवाह या चाइल्ड मैरिज बहुत ज्यादा होती हैं, उनको फोकस में रखा गया। वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, असम, आंध्र प्रदेश। ओके, और गोल क्या है कि हमें 2029 तक 5% से नीचे लाना है चाइल्ड मैरिजेस को, जो रेट है उसको। आइए जी, बीच में एक न्यूज ऐसे जगी थी संचार साथी ऐप को लेकर के। हाँ, कौन सी ऐप? संचार साथी ऐप। तो ये कहा गया था कि भाई अब बस एकदम मैंडेटरी हो जाएगा, कंपल्सरी हो जाएगा कि जितने भी स्मार्टफोन्स हैं उनके अंदर संचार साथी ऐप रहेगी, आप हटा भी नहीं सकते हो, जैसे आती है ना इनबिल्ड ऐप्स। लेकिन फिर इसके ऊपर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की गई कि भाई जो सरकार है वो सबका डेटा ले रही है इस तरह से, तो फिर ये मैंडेटरी प्रोविजन हटा दिया गया। तो व्हाट इज दिस संचार साथी ऐप ऑल अबाउट? आइए देखते हैं। तो न्यूज क्या थी? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने मैंडेट कर दिया था कि जितने भी स्मार्टफोन बेचे जाएंगे मार्च 2026 से, उनमें प्री इंस्टॉल आएगी संचार साथी ऐप। ठीक है, लेकिन फिर वही हुआ कि क्यों भाई, क्यों आएगी प्री इंस्टॉल? क्यों? क्योंकि सरकार की ऐप है ये, तो सरकार के पास तो सबका डेटा चला जाएगा, है ना, और डेटा इज द न्यू गोल्ड, राइट। तो फिर जब इतनी बातें उठी तो फिर चुपचाप से उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया कि नहीं नहीं नहीं, हम मैंडेटरी नहीं करेंगे, फिर भी जो चाहे डाउनलोड कर सकता है। तो बेसिकली संचार साथी ऐप लाई तो सिक्योरिटी फीचर्स बढ़ाने के लिए है, ठीक है। टेलीकॉम सिक्योरिटी एंड सिटीजन प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म है। आपको कोई आपका फ्रॉड हो गया आपके साथ में तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो। सिम का कोई मिसयूज कर रहा है तो आप ब्लॉक कर सकते हो। अपने इंटरनेशनल कॉल्स वगैरह अगर कोई गलत तरह के फोन कर रहा है, मास्ड कॉल कर रहा है, तो आप रिपोर्ट कर सकते हो। तो इस तरह की एप्लीकेशन है, लेकिन बात क्या है, सरकार की एप्लीकेशन है तो आपका सारा डेटा उनके पास जाएगा। दैट वाज वन ऑफ द कैच। ओके, तो इस ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया गया था। संचार साथी आप समझ में आ गई? आइए, नेम कॉलर प्रेजेंटेशन CNP मैंडेटरी सून। नेम कॉलर प्रेजेंटेशन यानी अगर मैं आपको फोन कर रही हूं, आपके फोन में मेरा नंबर सेव नहीं है ना, तो भी आपको उस नंबर के नीचे नाम लिखा हुआ दिखेगा जिस नाम से मेरा रजिस्ट्रेशन हो रखा है। तो जैसे ट्रू कॉलर वर्क करता है ना कि किसका नंबर है ये आपको पता लग जाता है, उसी तरह से कॉलर नेम प्रेजेंटेशन मैंडेटरी कर दिया जाएगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कहा है टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो है उनको KYC रजिस्टर्ड नेम जो है इनकमिंग कॉलर्स का वो शो करना होगा, वही फ्रॉड वगैरह से बचने के लिए, इसीलिए इसका पर्पस है। ठीक है, ओके, चलो। इंडिया मैंडेट्स सिम बाइंडिंग फॉर मैसेजिंग एप्स टू कर्ब साइबर फ्रॉड। ये भी इसीलिए किया जा रहा है कि भाई आपने जैसे एक सिम खरीदी है, आपकी KYC उस सिम के साथ में जुड़ गई है और आपकी जो सिम है वो मैसेजिंग ऐप से जुड़ जाएगी, यानी कि इस ही सिम के फोन में लगने पे आप अपनी एप्स यूज कर पाओगे, जैसे कि व्हाट्सएप फॉर एग्जांपल। सो बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स क्या करते हैं, बिना सिम वाले तरीकों से भी कॉल्स करते हैं, है ना, विदाउट ओरिजिनल सिम। इंडिया के बाहर से वो आपको मैसेजिंग एप्स का इस्तेमाल करके और कॉल्स या मैसेजेस करके धोखाधड़ी में फंसा लेते हैं। सो ऐसी मैसेजिंग एप्स जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, अदर, इनके लिए जो यूजर लिंक्ड सिम है उनका लगा होना डिवाइस में जरूरी होगा इन एप्स को चलाने के लिए। और अगर आप मान लीजिए लैपटॉप या डेस्कटॉप पे चला रहे हैं तो एवरी 6 आवर्स व्हाट्सएप वेब या वेब वर्जन ऑटो लॉग आउट हो जाएंगे। ओके, तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो सिम बाइंडिंग समझ में आ गई। जैसे आप सिम खरीदते हैं, आपकी जो एप्लीकेशन है उससे जुड़ गई, अब वो एप्लीकेशन तभी चलेगी जब आप उस सिम का इस्तेमाल कर रहे हो। ओके, MSME टीम इनिशिएटिव, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस टीम इनिशिएटिव अंडर रैम्प। क्या है ये कहानी, इधर से देखो, आ जाओ। गवर्नमेंट लॉन्चेस टीम इनिशिएटिव टू बूस्ट MSME ई-कॉमर्स पार्टिसिपेशन। तो गवर्नमेंट ने टीम इनिशिएटिव लॉन्च किया है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस ई-कॉमर्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए। तो टीम क्या है, व्हाट इज दिस टीम? ट्रेड एनेबलमेंट एंड मार्केटिंग। तो बेसिकली जो छोटे लघु उद्योग वगैरह होते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होती हैं, वो आपके ऑनलाइन मार्केटिंग, ट्रेड, इनसे ज्यादा जुड़े, इसके लिए ये इनिशिएटिव लाया गया है। तो MSME को हेल्प किया जाएगा ई-कॉमर्स से जुड़ने के लिए। मान लीजिए मैं पापड़ अचार बनाती हूँ, या मैं कोई क्राफ्ट बनाती हूँ, या फिर मैं किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, कोई कपड़ों का मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, पर मेरा माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है। मुझे ई-कॉमर्स से जोड़ने के लिए, ई-कॉमर्स माने जैसे कि हम अलग अलग वेबसाइट से खरीदते हैं, एप्लीकेशन से खरीदते हैं, Amazon, मिंत्रा एटसेट्रा, तो ई-कॉमर्स से जोड़ने के लिए सपोर्ट दिया जाएगा।
इट इज टीम, ये टीम के थ्रू किया जाएगा, ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग। तो सब स्कीम है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। ये जो रैंप स्कीम है ना, इसी की सब स्कीम के तौर पे टीम इनिशिएटिव को लाया गया है। इतनी सी कहानी है। 3 साल के लिए इसके लिए आउटले रखा गया 2024 से 27 का। ओके जी, ठीक है, ये देख लीजिएगा जी थोड़ा अच्छे से। अमित शाह जी पार्टिसिपेट्स इन 115 years ऑफ वीर सावरकर्स पोएम सागड़ा प्राण तड़मड़ाला। तड़मड़ाला, हाँ, मतलब मेरे प्राण तड़प रहे हैं। तो वीर सावरकर जी जब काला पानी की सजा, मतलब वो हमारे अंडमान निकोबार में जो जेल है, सेल्युलर जेल, वहां पर थे, तो उन्होंने एक पोएम लिखी थी और अपने मदरलैंड को डेडिकेटेड, दैट हाउ ही इज अवे फ्रॉम इट, और कैसे उससे जुड़ने के लिए ही इज तड़प रहे हैं। तो वो जो पोएम लिखी गई थी वो पेट्रियोटिज्म का एक प्रतीक है। और 115 years सावरकर जी की इस पोएम सागरा प्राण तड़मड़ाला, इसको 115 साल हो गए हैं। और इसी के लिए एक कल्चरल प्रोग्राम रखा गया था श्री विजयपुरम में। श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर का नया नाम है। तो यहीं पे अमित शाह जी ने एड्रेस भी किया है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सागर प्राण तलमड़ाला, ये जो सगड़ा प्राण तलमड़ाला, ये पोएम किसने लिखी है? तो वीर सावरकर जी ने लिखी है, ध्यान रखिएगा। मराठी पेट्रियोटिक पोएम है, होम सिकनेस, अपने मदरलैंड की यर्निंग के लिए लिखी गई है। और तो बस इतनी बात है, आगे बढ़ेंगे हम। अब देखिए दूसरे लिटरेरी वर्क देखिए सावरकर जी के, ये सब कुछ स्टैटिक है, स्टैटिक के एंगल से। तो सीए प्लस स्टैटिक मेक्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। यस, सो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू, ये इन्होंने लिखी है। माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, 6 ग्लोरियस एपोक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, हिंदू पद, पदशाही एंड अदर हिस्टोरिकल वर्क्स। कुछ पोइट्री और प्लेस देखिए, एक तो ये सागर प्राण तड़मड़ाला है, फिर जयोस्तुते है, ने माजसी ने, कुछ प्लेस जैसे कि संन्यास्त, खड़ग एंड मेनी अदर। नेक्स्ट न्यूज इज रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है सुजलम भारत ऐप। तो सुजलम भारत ऐप किसने लॉन्च किया है? सुजलम तो जल शक्ति मिनिस्ट्री हो गई। जल्दी बताइए जल शक्ति मिनिस्ट्री को हेड कौन कर रहे हैं? Who is heading this ministry? तो सुजलम भारत ऐप लॉन्च कर दी गई है, ये है न्यूज। ठीक है, जल जीवन मिशन के अंडर में रूरल ड्रिंकिंग वाटर मैनेज करने के लिए इस ऐप को लाया गया है। तो ये ऐप हमारे जियो मतलब सैटेलाइट का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसका भी इस्तेमाल करेगी, इमेजरी का भी इस्तेमाल करेगी, और उसकी मदद से जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई रूरल एरियाज में जा रही है उसको बेटर मैनेज करने में हेल्प करेगी। और इसके लिए ये सपोर्ट किससे ले रहे हैं? BISAGN यानी भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स का इस्तेमाल भी इसमें किया जाएगा। साथ ही साथ PM गति शक्ति GIS, जियो इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है वो इससे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो होगा क्या कि एक सुजल गांव ID बनाई जाएगी, जिससे कि जितने भी पानी पहुंचाने के स्कीम्स चल रही हैं गांव में, उन सारी स्कीम्स को एक ID दी जाएगी, और कौन कौन से एरिया से उनके तहत पानी पहुंचाया जा रहा है, प्लस क्वालिटी कैसी है वाटर की, सप्लाई कितना रेगुलर है नहीं है, ये सारी चीजें ट्रैक की जाएंगी। सुजलम भारत ऐप, ओके, किसके अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में। प्रोजेक्ट मौसम, ये मौसम का जादू है मितवा। चलो, सो प्रोजेक्ट मौसम, व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट मौसम ऑल अबाउट? अभी न्यूज ये रही कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, ASI, जानते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को? हमारी जो चीजें खुदाई में निकलती हैं या फिर हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, उन सबको संभालने का काम करता है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो उन्होंने एक नेशनल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की ऑन प्रोजेक्ट मौसम। प्रोजेक्ट मौसम क्या है? देखो, मिशन मौसम इज डिफरेंट। हाँ, मिशन मौसम इज रिलेटिंग टू एटमॉस्फेयर एंड मौसम। ये है प्रोजेक्ट मौसम, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है। मुझे बताइएगा मिशन मौसम कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? ठीक है, मिशन मौसम वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड है, जबकि ये जो प्रोजेक्ट मौसम है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। एक फ्लैगशिप कल्चरल इनिशिएटिव है, जून 2014 में लॉन्च किया गया था। हमारा जो इंडियन ओशन है ना, उसके आसपास
जितने भी ऐसे कंट्रीज हैं जो आपस में कल्चरल टाइज शेयर करते हैं, हमारी कोई ना कोई कॉमन विरासत है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे एक ही तरह का मौसम यानी कि एक ही तरह की मॉनसून विंड फ्लो करती है, तो हम कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, बहुत हजारों सालों से हमारे अंदर कुछ चीज कॉमन है। तो उनको जोड़ने का काम ये प्रोजेक्ट मौसम करता है कि हमें हमारी जो शेयर्ड विरासत है, वो रिलीजियस इंटरेक्शन हो, वो कल्चरल या कमर्शियल इंटरेक्शन हो, ऐसे 39 कंट्रीज हैं, पिछले 5000 सालों से हम जुड़े हुए हैं। तो हम प्रोजेक्ट मौसम के तहत इन्हीं के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने का काम करते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसी विरासतें उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज वी हैव ए शेयर्ड हेरिटेज। तो ट्रांस नेशनल हेरिटेज नॉमिनेशन इसका एक ऑब्जेक्टिव है कि जब हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट बनाते हैं और हम कहते हैं कि भाई उस कंट्री की ये जगह विरासत का स्थल है, तो वो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट है, बिकॉज हमारी भी पुरानी कोई चीजें जुड़ी रही हैं उससे। हिस्टोरिक टाइज को रिवाइव करना, जैसे हम जाते थे ना, कलिंग से जाते थे हम साउथ ईस्ट एशिया ट्रेड करने के लिए, कलिंग बोले तो ओडिशा, तो हम वापस से उन रूट्स को रिलिव कर रहे हैं। तो बेसिकली मौसम का मतलब सीजनल मॉनसूनल विंड से है, और इंडियन ओशन रीजन में बहुत सारे कंट्रीज हैं जो आपस में इस वजह से जुड़े हुए हैं, और उसी से रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ये प्रोजेक्ट मौसम है, जिससे रिलेटेड अभी कॉन्फ्रेंस की गई है। ठीक है, ओके, चलें आगे। रामदेव बाबा जी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि नेम्ड फर्स्ट योग आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर। तो पतंजलि यूनिवर्सिटी को पहला योग आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर नाम दिया गया या नामित किया गया या डिक्लेयर किया गया। तो कंट्री का पहला योग एंड आयुर्वेद बेस्ड क्लस्टर सेंटर अंडर ज्ञान भारतम मिशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कौन बना है? यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि बनी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के ज्ञान भारतम मिशन, जितनी भी हमारी एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट हैं या जो हमें अलग अलग पत्र वगैरह मिलते थे, कुछ पत्ते पे लिखे हुए, कुछ कपड़े पे मिले लिखे हुए, उनका डिजिटल रेपोजिटरी बनाना, यानी उनका डिजिटलाइज्ड वर्जन बनाना, ये था ज्ञान भारतम मिशन का एक हिस्सा। और पतंजलि यूनिवर्सिटी ने ओवर 42 लाख मैन्यूस्क्रिप्ट पेजेस को डिजिटाइज किया है, इसलिए इसको क्लस्टर बना दिया। यानी आप अपने अंडर में ये बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को और तैयार करेंगे इस तरह से काम करना सिखाने के लिए। नेक्स्ट आइए, नेशनल फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम नफीस, NFIES। न्यूज में थी ये, क्यों? क्योंकि अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने राज्यसभा में कहा कि भाई हम ये स्कीम ऑलरेडी चला रहे हैं। न्यूज इज नॉट इंपॉर्टेंट। देखो, मैं हर बार बताती हूं कि या तो कोई नई स्कीम लॉन्च हुई हो, है ना, तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, या फिर कोई पुरानी स्कीम वापस से किसी भी रीजन की वजह से न्यूज में आ गई हो, किसी मिनिस्टर ने उसके बारे में मेंशन कर दिया, या उसको कुछ नंबर ऑफ ईयर्स पूरे हो गए इसलिए न्यूज में आ गई, या उसके तहत कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचा दिया गया इसलिए न्यूज में आ गई। तो न्यूज में आ गई ना, तो एग्जामिनर की नजरों में आ गई और वो पूछ सकता है। यही हो रहा है NFIES के साथ में। तो ये न्यूज में आ गई है, किसी भी कारण से आई हो। अब आपको पता होना चाहिए नेशनल फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम क्या है। देखिए, फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट यानी कि फोरेंसिक्स करने के लिए, किसी की मौत हो गई, मर्डर हो गया, मार दिया गया, व्हाटएवर, सुसाइड कर लिया, फोरेंसिक होगा, राइट। फोरेंसिक जांच के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना चाहिए, हमारे पास ट्रेंड लोग होने चाहिए, हमारे पास इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। तो उसी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए स्कीम लाई गई थी। आगे बात समझ में। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी पूरा का पूरा पैसा केंद्र सरकार देगी। 2024 में इसको लॉन्च किया था। अब देखो, हमने अभी रिसेंटली, गिव मी अ मिनट, हमने अभी रिसेंटली कहाँ है हमारी न्यू क्रिमिनल लॉज लॉन्च की थी। यस, न्यू क्रिमिनल लॉज आई थी पिछले साल में। तो अब उसमें यह भी कहा गया था कि अगर ऐसा कोई अपराध है जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है, तो वहां पे फोरेंसिक्स रिपोर्ट बीच में आनी बहुत जरूरी है। बिना फोरेंसिक के आप उसमें आगे नहीं बढ़ोगे। तो यानी आपके पास फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत होना चाहिए, बिकॉज आपकी न्यू क्रिमिनल लॉज ने तो फोरेंसिक्स का काम बढ़ा दिया। तो ऐसे में साउंड फोरेंसिक लैबोरेटरीज का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया जाएगा, उसके लिए स्कीम लाई गई है। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, आपके गृह मंत्रालय के अंदर में आती है ये स्कीम। और 2024-25 से 28-29 तक का पीरियड इसके लिए तय किया गया है। अब देखो, तो इसमें कैंपस एस्टैब्लिश किए जाएंगे नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के देश भर में। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी के अलग अलग कैंपस बनाए जाएंगे। यूनिवर्सिटी वैसे अभी दिल्ली के अंदर है। ठीक है,
और जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल्ली कैंपस का उसको भी बढ़ाया जाएगा। उसके अलावा जो मैंने आपको बताया 7 साल से ज़्यादा अगर पनिशमेंट वाला कोई क्राइम होता है तो उसमें फोरेंसिक बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होना भी ज़रूरी है जहाँ पे फोरेंसिक हो सके, जहाँ पे लोगों को ट्रेन किया जा सके। आ गई बात समझ में? यस, चलो नेक्स्ट। गवर्नमेंट सेज ओटीटी कंटेंट टू रिमेन आउटसाइड सीबीएफसी जुरिस्डिक्शन। क्या है ये सीबीएफसी और ओटीटी कंटेंट क्या है? ओटीटी वही जो आप देखते हो, नेटफ्लिक्स और क्या देखते हो, जियो, डिज्नी हॉटस्टार, है ना, ये सब देखते हो। यस, सो ओटीटी कंटेंट जो है ऐसा कहा गया है गवर्नमेंट द्वारा कि वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अंडर में नहीं आएगा जी। ये फिल्म्स को रिव्यू करते हैं, उनको सेंसस करना है या क्या करना है, कौन से सीन कट करवाने हैं, वो सब देखने का काम सीबीएफसी करती है, लेकिन ये ओटीटी को गवर्न नहीं करेंगे। ओटीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल्स 2021 के अंडर ही आएगा। किसके अंडर में आएगा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 के अंडर में आएगा। सीबीएफसी ओटीटी को नहीं देखेगा, सीबीएफसी फिल्म्स वगैरह देखने का काम करेगा। ठीक है, तो अब आपको सीबीएफसी पता होना चाहिए, एक स्टेट्यूटरी अथॉरिटी है। स्टेट्यूटरी का मतलब पार्लियामेंट के अंदर बिल लाया गया, पास किया गया, कानून बनाया गया, फिर ये बॉडी एग्जिस्टेंस में आई। तो सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952 के तहत सीबीएफसी आया है और ये क्या करता है? ये सिनेमैटोग्राफिक फिल्म्स जो होती हैं, जो पब्लिक एग्जीबिशन के लिए होती हैं, जैसे हम थिएटर वगैरह में देखते हैं, उनको एग्जामिन और सर्टिफाई करने के लिए है, ओटीटी के लिए नहीं है। ओके, भारतीय भाषा उत्सव, अगली न्यूज क्या है? भारतीय भाषा उत्सव से रिलेटेड है। तो अभी ये उत्सव ऑब्जर्व किया गया 11 दिसंबर को, कहीं तो है, ये रहा 11 दिसंबर। वाई 11 दिसंबर? भारतीय भाषा उत्सव सेलिब्रेट किया गया, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने के लिए आदिवाणी भी अनवील किया गया। आदिवाणी क्या है अभी देखेंगे। 11 दिसंबर ही क्यों पिक किया गया? क्योंकि ये है बर्थ एनिवर्सरी किसकी? महाकवि सुब्रमण्य भारती जी की, भारतीयार कवि महाकवि सुब्रमण्य भारती जी की बर्थ एनिवर्सरी। अभी हम बाद में एमिनेंट पर्सनालिटी पढ़ेंगे ना, तब इनको पढ़ेंगे। थीम क्या रहा इस भारतीय भाषा उत्सव का? भाषाएं अनेक, भाव एक, मेनी लैंग्वेजेस वन इमोशन। ओके, तो बेसिकली हमारी इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं और उनको सेलिब्रेट करने के लिए ये उत्सव था। साथ ही साथ क्या लॉन्च किया गया? आदिवाणी। आदिवाणी क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि जो हमारी आदिवाणी यानी कि ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं उनको ट्रांसलेट किया जाता है। तो हमारी बहुत बहुत रिच ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, उनको ट्रांसलेट करने के लिए आदिवाणी ट्रांसलेटर का काम करेगा। ओके, और इसको किसके साथ मिलके बनाया गया है? आईआईटी दिल्ली के साथ मिलके। तो इंडिया का पहला एआई ड्रिवन ट्राइबल ट्रांसलेटर है, ट्राइबल लैंग्वेज ट्रांसलेटर है आदिवाणी। ओके, यस, चलो पीपीप क्या आ गया? भारत टैक्सी। भारत टैक्सी कई बार पढ़ चुके हैं। भारत टैक्सी लॉन्च कर दी है सरकार ने 1 जनवरी से, जनवरी के मतलब ऑनसेट से ये अब इसकी आप बुकिंग करवा सकते हो मेजर दिल्ली जैसे मेजर सिटीज में अभी, और फिर धीरे धीरे पैन इंडिया हो जाएगी। तो जैसे हम देखते हैं ना कि ओला उबर होते हैं, लेकिन ओला उबर प्राइवेट कंपनीज हैं, ड्राइवर्स को बहुत छोटा कमीशन मिलता है, उनकी कमाई उतनी नहीं होती जितना कंपनीज कमा रही होती हैं, प्लस वो अपने मर्जी से कितने भी रेट्स ले रहे होते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए भारत टैक्सी एक ऑल्टरनेटिव है जो कि गवर्नमेंट लेकर के आई है। कोऑपरेटिव रन है ये, सहकारी जो संगठन होते हैं वो मिलके इसको चलाएंगे। सो इट इज अ कोऑपरेटिव मॉडल और किसके अंडर में है? सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के अंडर में ये इसको ऑपरेट करेंगे। तो सीधी सीधी टक्कर देंगे ओला उबर रैपिडो वगैरह को, लेकिन इसका जो ज्यादा बेनिफिट है वो ड्राइवर के पास जाएगा। कोऑपरेटिव के अंडर में इसको चलाया जाएगा। इसको बैकिंग भी मिली है काफी सारी एंटिटीज से, अमूल, नाबार्ड, इफको जैसी बॉडीज से, और इसके अंदर सेफ्टी का ध्यान भी है। प्लस जो यूज करना चाहेंगे इसको, उनको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, जैसे हम उमंग या डिजिटल लॉकर वगैरह में रजिस्टर वगैरह करते हैं, उस तरह से यहाँ भी हम कर सकते हैं। दैट इज द ओनली थिंग। आइए नेक्स्ट, लेट मी हैव सम वाटर। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने लॉन्च किया है शक्ति स्कॉलर यंग रिसर्च फेलोशिप। शक्ति स्कॉलर्स यानी कि अगर आप विमेन से रिलेटेड इश्यूज के ऊपर रिसर्च करते हैं तो आपको एक ग्रांट दिया जाएगा, और उसी के लिए ये शक्ति स्कॉलर यंग रिसर्च फेलोशिप लेकर के आई गई है। तो इसके तहत क्या होगा
कि अगर आप विमेन इश्यूज जो हैं इंडिया में उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और अगर आप 21 to 30 ईयर्स के ईयर में आते हो और आप ग्रेजुएट हो, तो आप अगर ये रिसर्च करोगे तो आपको 6 महीने के लिए 1 लाख रुपए का ग्रांट दिया जाएगा और ये टुकड़ों में दिया जाएगा बेस्ड ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द रिसर्च दैट यू आर डूइंग। ओके, नवंबर एंड से लेकर के दिसंबर में सेव अरावली कैंपेन ने खूब जोर पकड़ा था। व्हाट इज द सेव अरावली कैंपेन? तो हुआ क्या कि केंद्र सरकार ने एक डेफिनेशन दी थी अरावली की। शुरुआत इसकी हरियाणा साइड से हुई थी और फिर केंद्र सरकार की तरफ से डेफिनेशन आ गई थी कि अरावली की डेफिनेशन में वही पहाड़ फिट होंगे जो कि 100 मीटर या उससे ऊपर के हों। ठीक है, हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर की इस डेफिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया और सुप्रीम कोर्ट के एक्सेप्ट करते ही ये सेव अरावली कैंपेन ने जोर पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गया कि हाँ भाई 100 मीटर के ऊपर होंगे तो ही अरावली माने जाएंगे, यानी इसके नीचे वाले। अभी भी अवैध खनन यानी कि इलीगल माइनिंग बहुत होती है पहाड़ों की, राइट? तो अब तो ये इलीगल माइनिंग पता नहीं कहाँ चली जाएगी और अरावली खत्म, यानी कि हमारा जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है जो थार डेजर्ट को अंदर आने से रोक रहा है वो खत्म। तो बस फिर तो सोचो थार डेजर्ट का विस्तार, एक्सपेंशन कहाँ तक होगा। तो इसको लेकर के हैशटैग सेव अरावली कैंपेन ने खूब जोर पकड़ा और इसका नतीजा ये रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने फैसले पर रोक लगा दी है। उन्होंने एक कमेटी को बोला है कि आप वापस से रिव्यू कीजिए और हम रीडिफाइन करेंगे, अभी हम रोक रहे हैं इस डेफिनेशन को। तो देखिए, माइनिंग एक्सपोजर का बहुत खतरा था। हाइड्रोलॉजी और क्लाइमेट इंपैक्ट हमने देखे। अधिकतर अगर आप देखोगे ना, जो एवरेज अरावली है वो 60 to 90 मीटर के बीच में ही है। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं है अरावली के, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। तो ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा छोटी हाइट पे आ चुके हैं। तो ऐसे में अगर आप इनको हटाते हैं तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज, डस्ट कंट्रोल, हीट मॉडरेशन, वेजिटेशन, बहुत सारे चीजें हैं जो हम लॉस कर जाएंगे। तो अरावली माउंटेन रेंज, लाइक आई टोल्ड यू, वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम है। 2 बिलियन ईयर्स पुराने, 2 बिलियन ईयर्स पुराने हैं। अराउंड 650 किलोमीटर में फैले हुए हैं। 4 स्टेट या यूनियन टेरिटरी की बात करें, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। ओके, और आप यहाँ पे देखोगे मैप पे तो ये वाला ये हिस्सा है, दिस इज अरावली। ये पूरा थार डेजर्ट है बाबा, ये रोक दिया इसने, वरना तो डेजर्ट आगे तक फैला हुआ होता। तो ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है हमारा एक तरह से। और लाइक आई टोल्ड यू ना, देखो नॉट 600, रादर 300 से 900 मीटर हाइट ये टिपिकल एवरेज है अरावली का मेजॉरिटी जगह पे। हाईएस्ट पॉइंट अगर आप देखोगे, गुरु शिखर है अरावली का हाईएस्ट पॉइंट, 1722 मीटर। ठीक है, और ये माउंट आबू के अंदर, सिरोही के अंदर पड़ता है। देन जो हमारे इंडो गैंजेटिक प्लेन्स हैं वो इतने फर्टाइल क्यों है? क्योंकि डेजर्ट का विस्तार नहीं हो पा रहा यहाँ पे। ओके, वरना तो वो फर्टिलिटी सारी खत्म हो जाएगी। बनास, लूनी, साबरमती, साहिबी जैसी रिवर्स यहाँ से जनरेट होती हैं। अच्छा, साथ ही साथ ना अभी अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट भी बीच में आया था। उसके तहत हम जून 2025 में इनिशिएट किया गया था और कहा गया था कि अरावली के आसपास जो डिस्ट्रिक्ट हैं जो बफर एरिया में पड़ते हैं उनमें एफॉरेस्टेशन की जाएगी ताकि अरावली का इकोसिस्टम एनहांस हो। और अब इस डेफिनेशन ने तो सब गड़बड़ कर दी थी। एनी विच वेज 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था इस चीज पे। अब देखेंगे आगे क्या होगा। ओके, जो होगा अच्छा होगा। एक अच्छी चीज है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही कारणों से किया जाने लगा है और उसका इम्पैक्ट बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन पे दिख रहा है। दैट इज अ वेरी गुड साइन, राइट? वरना पहले इस तरह की चीजें हो जाती हैं और जब सोशल मीडिया जैसा जमाना नहीं था तो आप बैठ जाते धरने पे, कौन सुन रहा है सुप्रीम कोर्ट तक, राइट? लेकिन प्लेटफॉर्म्स का राइट इस्तेमाल किया जाए और एपेक्स इंस्टीट्यूशन भी आपको सुन पाए तो इससे अच्छा तरीका क्या होगा इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करने का, राइट? ओके, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी न्यूज में क्यों आए हैं? क्योंकि न्यूज आई कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी एक प्ली आई थी कि जो दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी की अजमेर के अंदर, ख्वाजा साहब की जो दरगाह है, हम अजमेर में ही हैं इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ बिकॉज वहां पड़ती है दरगाह उस डायरेक्शन में। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी की जो दरगाह है उस पे स्टेट की तरफ से चादर भेजी जाती है, यानी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, इंडिया की तरफ से चादर चढ़ाई आती है। तो अभी एक प्ली आई थी कि भाई ये अलाउ नहीं किया जाए, हम इसके अगेंस्ट, हम ये प्रैक्टिस बंद करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो जब एक पार्टी की तरफ से रिलीजियस सेंटिमेंट्स, एंटी रिलीजियस सेंटिमेंट्स बढ़ रहे हैं तो शायद उसी का रेपरकशन था। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ये हमारा मुद्दा नहीं है डिस्कस करने का। तो एनी विच वेज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी आए न्यूज के अंदर, तो देखते हैं कौन थे ये। तो ये पॉपुलरली गरीब नवाज कहे जाते हैं, यानी कि जो गरीब हैं उनके
उनके रखवाले, उनको उबारने वाले, उनको उठाने वाले 12th सेंचुरी के सूफी सेंट थे, सूफी संत थे। और सूफी जो संत होते हैं ना, वो भगवान की एक पर्टिकुलर मूर्ति वूर्ति इन सब में बिलीव नहीं करते हैं, वो भगवान को ओमनी प्रेजेंट मानते हैं। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी बहुत अकोमोडेटिंग किस्म के थॉट रखते थे कि सभी एक हैं, है ना, किसी भी धर्म के हों, किसी भी फेथ के हों, एवरीबडी शुड लिव इन हार्मनी टुगेदर। और इन्होंने चिश्ती ऑर्डर की शुरुआत की थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। चिश्ती ऑर्डर सूफिज्म के अंदर ही एक और सेगमेंट है चिश्ती ऑर्डर, ठीक है। तो पीस विथ ऑल, ये इनका मेन मैसेज हुआ करता था, या कोई भी हो, सब आपस में प्रेम से रहो, राइट। और हर समझदार इंसान यही बात करता है, हर समझदार इंसान यही बात करता है। चलिए बर्थ एंड बैकग्राउंड देखते हैं। तो इनका जन्म सिस्तान में हुआ। आज के टाइम की हम बात करें तो ईरान और अफगानिस्तान बॉर्डर पे आता है। पर्शियन थे, पर्शिया के सिस्तान में इनका जन्म हुआ था। और प्रॉफिट मोहम्मद के डिसेंडेंट हैं, उन्हीं के पीढ़ी के आगे के हैं, ऐसा कहा जाता था। इन्होंने ख्वाजा उस्मान हारूनी जी के अंडर में बहुत साल बिताए, 20 साल तक उनके साथ रहे। और फिर जब वो चल बसे तो उन्होंने उससे पहले अपना स्पिरिचुअल सक्सेसर इनको डिक्लेयर कर दिया। तो इनके उस्ताद का नाम ध्यान रखेंगे। भारत में इनका आना होता है 1192 सीई के अंदर। पहले ये लाहौर, दिल्ली जैसे एरियाज में जाते हैं, फिर फाइनली आके अजमेर के अंदर सेटल होते हैं। बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि इनको प्रॉफिट मोहम्मद ने सपने में कहा था कि जाइए वहाँ जाके रुकिए। फिर यहाँ इन्होंने जब सेटल हुए तो उस समय दिल्ली में तो सुल्तान इल्तुतमिश जी थे, उनका पूरा साम्राज्य चल रहा था। और अजमेर के अंदर पृथ्वीराज चौहान जी राजा थे। तो उनके टाइम में आकर के यहाँ पे सेटल होते हैं। और यहीं पे ये इनकी डेथ होती है, यहीं पे इनकी कब्र बनती है। और बेसिकली जो दरगाह है वो इन्हीं का टूम है, इन्हीं का एरिया है जहाँ पे प्रेयर करने के लिए लोग जाते हैं। और सब धर्म के लोग जाते हैं, मतलब जो भी ओपन हार्टेड, ओपन माइंडेड हैं वो जाते हैं। इट हैज़ अ ब्यूटीफुल वाइब। सो आर्किटेक्चरल स्टाइल यहाँ की दरगाह शरीफ की जो है वो आप देख सकते हो, मुगल स्टाइल है, इस तरह के गुंबद वगैरह बन के। और ये दरगाह शरीफ है, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, गरीब नवाज। ओके, आगे बढ़ेंगे। इंडिया टू अज्यूम प्रेस्टिजियस चेयरमैनशिप ऑफ किम्बर्ली प्रोसेस फ्रॉम Jan 1, 2026। किम्बर्ली प्रोसेस की चेयरमैनशिप हमारे पास आएगी। किम्बर्ली प्रोसेस क्या है? कुछ ऐसे गिरोह होते हैं जो अनपॉलिश्ड डायमंड्स की स्मगलिंग कर रहे होते हैं, और उससे जो पैसा आ रहा होता है वो देश या सरकारों के अगेंस्ट काम में लेते हैं, ठीक है। तो किम्बर्ली प्रोसेस एक ट्राईपार्टाइट इनिशिएटिव है, 3 पार्टी से मिलकर बना है। एक है गवर्नमेंट्स, दूसरा है इंटरनेशनल डायमंड इंडस्ट्री, क्योंकि इनका डायमंड स्मगल हो रहा है, और तीसरा है सोसाइटी के कुछ सिविल लोग, मतलब जो इंपॉर्टेंट लोग हैं वो साथ आते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स जो हैं, ऐसे रफ डायमंड जो कि रिबेल ग्रुप उनका ट्रेड कर रहे हैं और उस पैसे से सरकार के या जो गवर्नेंस है उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, इसको रोकने, इसको तोड़ने के लिए काम करते हैं ये। तो दिस इज द 3rd टाइम इंडिया को चेयर बनाया गया किम्बर्ली प्रोसेस का। समझ में आ गया किम्बर्ली प्रोसेस? यस, एक ट्राईपार्टाइट इनिशिएटिव है। पीएम मोदी जी ने चेयर किया 5th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन चीफ सेक्रेटरीज इन नई दिल्ली। अब आप बोलोगे मैम ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये क्यों पढ़ा रहे हो? ये इसलिए पढ़ा रहे हैं बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, साल में एक बार होती है, एनुअल कॉन्फ्रेंस है, और ये 4 बार ही इससे पहले हुई है, 5th एडिशन है। स्टेट और यूनियन टेरिटरी के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं उनसे पीएम मीटिंग करते हैं, और स्टेट और सेंटर में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करने के लिए एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है। बस इतना ध्यान रख लेंगे, थीम देख लेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर विकसित भारत। दैट इज इट, नथिंग एल्स नीडेड। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 100 साल पूरे कर लिए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की शुरुआत कानपुर से हुई इन द ईयर 1925। हालांकि एक विचारधारा ये भी चलती है कि ये ताशकंद में शुरू हो गई थी इन 1920 समवेयर, लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो ये वाली डेट मान के चलती है। तो 26 दिसंबर 1925 में कानपुर के अंदर इसकी शुरुआत होती है, और इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज है जो कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी यानी मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी क्या बोलती है? सब एक समान होने चाहिए, है ना, जिसके पास ज्यादा पैसा है दूसरों को दो, मतलब इक्वालिटी फॉर ऑल इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑल्सो। ओके, तो ये विचारधारा है। तो इन्होंने इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, पेजेंट्स, मार्जिनलाइज्ड क्लासेस, इनको उठाने वाली जो आइडियोलॉजी है उसको मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी कहा जाता है। उसके ऊपर सीपीआई काम करती रही है।
प्रेसिडेंट मुर्मू रिलीजेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन संथाली लैंग्वेज। संथाली लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी रिलीज की गई है और संथाली लैंग्वेज 8th शेड्यूल में ऐड की गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, राइट। और कौन से अमेंडमेंट से, ये पॉइंट अच्छे से ध्यान रख लेना, 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द ईयर 2003। कहाँ बोली जाती है संथाली? झारखंड, वेस्ट बंगाल के कुछ हिस्से में, ओडिशा में, बिहार में। तो जहां जहां पे आपको संथाल ट्राइब देखने को मिलेगी, संथाली बोली जाती है। ओके, अभी जितने भी विंटर सेशन के अंदर बिल्स कैबिनेट ने अगर कोई अप्रूवल दिया है, बिल पास हुए हैं लोकसभा राज्यसभा में या प्रेसिडेंट असेंट मिला है, वो सब अभी एक साथ करेंगे। पहले बाकी सारी न्यूज कर रहे हैं, ठीक है। अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया है एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस दिसंबर 26 को। एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस, अगेन इसमें एक ही पॉइंट ध्यान रखना है आपको, ये जो एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस है जो अमित शाह ने इनॉग्रेट किया, बिकॉज होम मिनिस्ट्री संभालते हैं, ऑर्गेनाइज की है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने। पूछा जा सकता है सीबीआई ने ऑर्गेनाइज की या फिर और भी एजेंसीज लिखी जा सकती है, रॉ ने ऑर्गेनाइज की, तो ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ऑर्गेनाइज की, ताकि एंटी टेररिज्म के खिलाफ हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं उसके ऊपर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को हो गए हैं 25 साल पूरे। ग्राम सड़क योजना, ऐसे गांव जो कि सड़क से जुड़े हुए ही नहीं हैं, उनमें सड़क बनाने के लिए इस योजना को लाया गया था। ओके, सो इसको 25 साल पूरे हो चुके हैं, यानी कि कब लॉन्च की गई थी? 25 दिसंबर 2000 के अंदर। कौन सी मिनिस्ट्री आएगी? रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, पूरा पैसा सरकार ने दिया है, केंद्र सरकार ने, और जो गांव सड़क से जुड़े हुए नहीं है उन तक सड़क पहुंचाने के लिए ये योजना लाई गई थी। प्रेसिडेंट मुर्मू सेकंड इंडियन प्रेसिडेंट बन गई हैं सब मरीन सॉटी लेने वाली। सॉटी यानी उस पे एक पूरा चक्कर लगाने वाली, राइड करने वाले, ऐसे समझ लीजिए। तो प्रेसिडेंट मुर्मूज हिस्टोरिक सबमरीन सी सॉटी, और कौन से सबमरीन पे? INS वागशीर, नाम याद रखिएगा। कौन सी सबमरीन? INS वागशीर पे सॉटी ली है प्रेसिडेंट मुर्मू ने। दूसरी प्रेसिडेंट बनी है, इससे पहले APJ अब्दुल कलाम साहब थे जिन्होंने सॉटी ली थी, ठीक है। तो कलवरी क्लास की सबमरीन है INS वागशीर, और करवर नेवल बेस इन कर्नाटका में प्रेसिडेंट साहिबा ने ये सॉटी ली है। और क्यों, कैसे पॉसिबल है ये? क्योंकि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो सुप्रीम कमांडर भी होते हैं आर्म्ड फोर्सेस के, तो वो एयरफोर्स के पायलट प्लेन्स में भी बैठ सकते हैं, नेवी के सबमरीन्स में भी बैठ सकते हैं, आर्मी के टैंक्स में भी बैठ सकते हैं। यस, ओके। INS वागशीर जो है वो 6th एंड फाइनल सबमरीन है जिसको प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन प्रोग्राम के तहत इंडक्ट किया गया था, और इसी साल इसको कमीशन भी किया गया, सेवाओं में लिया गया है, ठीक है। बढ़े आगे। BIS ने नोटिफाई किया है पहला इंडियन स्टैंडर्ड फॉर अगरबत्ती। अगरबत्ती घर घर में, हिंदू घरों में अगरबत्ती बहुत चलती है ना, सुबह में अगरबत्ती की खुशबू। पर आजकल अगरबत्ती में बड़ा इनोवेशन आ रहा है, उसी में मॉस्किटो मारने वाली अगरबत्ती है, इंसेक्टिसाइड वाली अगरबत्ती आ जा रही है, अलग अलग खुशबुओं वाली अगरबत्ती है। तो अगर ये अगरबत्तियों में जो चीज़ें डाली जा रही हैं वो इंसान की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो कुछ तो किया जाना चाहिए था, वही किया गया है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर में आता है, और ये जो आप फोटो देख रहे हो ना, ये प्रहलाद जोशी जी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हेड करते हैं। तो ऐसे इंसेक्टिसाइड केमिकल्स या सिंथेटिक फ्रेग्रेंस जो कि हमारे हेल्थ को रिस्क पोज कर सकते हैं, उनको रोकने के लिए BIS ने पहली बार स्टैंडर्ड्स निकाले हैं अगरबत्ती के लिए। और इंडिया, नीडलेस टू से, वर्ल्ड का सबसे बड़ा अगरबत्ती का प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है ना। हमारे जितनी अगरबत्ती दुनिया में कोई नहीं बना था। चलिए, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन क्या है? इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, सो बेसिकली न्यूज रही कि जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने 10th एडिशन अनाउंस किया है कि जो 10th एडिशन है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन का 2026 वो लॉन्च करेंगे जनवरी में। ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक किताब है, ऑफिशियल बुक है, स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग्स इन इंडिया की। जो हमारे यहाँ पे दवाइयाँ बनती है ना, उनके क्या स्टैंडर्ड है, कौन कौन सी दवाइयाँ बनती हैं, उनके केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, इस सारी चीज़ों की किताब है ये, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो है वो एक, मतलब ये खुद किताब नहीं है, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस किताब की पब्लिशिंग के लिए, ओके।
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में ये कमीशन आती है और ये बुक निकालने का काम करती है इंडिया में जो भी ड्रग्स हैं उनके क्या कॉम्पोजिशन है एटसेट्रा। और ये कहाँ हेडक्वार्टर्ड है ये कमीशन? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के अंदर। इंडियाज नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, नैट ग्रिड क्या है? देखो हमारा जितना भी डेटा है तो उसको हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमारी जो पुलिस फोर्सेस हैं वो इस्तेमाल करती हैं ताकि अगर कहीं पे भी कोई क्राइम हुआ है तो वो सारे इस डेटा से सुराख पकड़ती हैं, है ना। आपकी सारी एक्टिविटीज़, आपने कहीं ट्रेन, किन किन लोगों ने ट्रेन ट्रैवल किया है, किन्होंने प्लेन ट्रैवल किया है, तो इस तरह का सारा डेटा इस नैट ग्रिड में रहता है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ये न्यूज़ है। तो नैट ग्रिड आपको पता होना चाहिए, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पुलिस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इस डेटा को एक्सेस करती हैं। ओके, और ये डेटा गवर्नमेंट और प्राइवेट डेटाबेस है, रियल टाइम का, एकदम लाइव। ठीक है, तो कहीं भी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो गई, कोई क्राइम हो गया, तो इस डेटा की जांच पड़ताल करके क्रिमिनल पकड़ा जाता है। 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी मुंबई टेरर अटैक के बाद में, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ में नैट ग्रिड को अटैच किया हुआ है। एंड देखो आईबी, रॉ, एनआईए, ये सारे इसका डेटा इस्तेमाल करते हैं। अब क्या हो गया? हाँ, तो इससे बिग डेटा एंड एनालिसिस किया जाता है, बिकॉज बहुत सारा डेटा है। तो बिग डेटा एंड एनालिसिस के थ्रू आप ट्रेंड पकड़ते हो, किसका मूवमेंट कहाँ कैसे हुआ, और उसके बेसिस पे आप मुजरिम तक पहुंच पा रहे होते हो। आइए, CGCA यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट ने ऑनबोर्ड किया है सभी MTNL एम्प्लॉइज को जो कि रिटायर कर गए हैं नवंबर 2025 में, संपन्न पोर्टल के लिए। आपको क्या पता होना चाहिए संपन्न पोर्टल किससे रिलेटेड है? तो संपन्न पोर्टल टेलीकॉम सेक्टर में जो पेंशनर्स वगैरह हैं उनके मैनेजमेंट और अकाउंटिंग से रिलेटेड है। संपन्न का फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन। और कौन से पेंशन? टेलीकॉम सेक्टर का। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में पेंशन प्रोसेसिंग और पेमेंट का सिस्टम है संपन्न। और इतना आप ध्यान रखना, और जो लोग MTNL से रिटायर हुए हैं उनको इस संपन्न पोर्टल में डाल दिया गया है। ठीक है, ओके, ऑनबोर्ड कर लिया गया है। तो संपन्न पोर्टल पता होना चाहिए था आपको। आइए जी, बहुत देर के बाद अब मैं एक स्टार मार्क लगा रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छी और बड़ी खबर थी। तो जो हमारा MG नरेगा था उसको रिवैम्प कर दिया गया, बदल दिया गया है, और विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VB ग्राम जी, विकसित भारत ग्राम जी, ये बिल के तौर पे लाया गया। फिर इसको लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद प्रेसिडेंट का मुहर भी मिल गया है और अब ये एक्ट बन चुका है। ठीक है, तो अब MG नरेगा की जगह VB ग्राम जी आ चुका है। क्या है ये आपको पता होना चाहिए और अच्छे से पता होना चाहिए। तो विकसित भारत जी राम जी, इसको जी राम जी बोलो या ग्राम जी बोलो, वैसे तो ये जी राम जी है ना। तो इसको प्रेसिडेंट की मुहर मिल गई है, प्रेसिडेंट का असेंट मिल गया है। दिस इज बेसिकली, अच्छा पहले ये देखो, इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किसने किया था? हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने किया था 16 दिसंबर को, और ये रिप्लेस कर रहा है MG नरेगा 2005 को। 20 साल से चला आ रहा जो एक्ट है वो अब रिप्लेस कर दिया गया है। VB जी राम जी एक्ट के की फीचर्स क्या है? पहली बात, MG नरेगा में 100 दिन का गारंटीड रोजगार होता था, इसको बढ़ा के 125 दिन कर दिया गया है पर हाउस होल्ड एन्युअली। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो है उसके नंबर ऑफ डेज बढ़ा दिए गए हैं, नंबर 1। फंडिंग मॉडल लेकिन चेंज हो गया। पहले जो पूरा पैसा आता था वो केंद्र सरकार देती थी, लेकिन अब इसको 60-40 मॉडल कर दिया गया है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन के लिए 90-10 कर दिया गया, और जो यूनियन टेरिटरीज हैं जिनका लेजिस्लेचर वगैरह खुद का नहीं है उनके लिए 100% केंद्र सरकार देगी। तो पहले सेंटर पूरा का पूरा पैसा देती थी, अब सेंटर और स्टेट में डिविजन आ गया है। सीजनल पॉज का क्लॉज भी डाल दिया गया है कि भाई पूरे साल में अगर स्टेट चाहे तो 60 डेज का नो वर्क डिक्लेयर कर सकते हैं ऐसे टाइम में जबकि खेती हो रही होती है, ताकि एग्रीकल्चरल लेबर की कमी ना पड़े। ओके, वीकली वेज पेमेंट सिस्टम रख दिया गया कि हर हफ्ते नहीं तो 2 हफ्ते में एक बार, फोर्टनाइटली तो पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा, महीने वाला सिस्टम नहीं है। विकसित ग्राम पंचायत प्लान, यानी कि जो भी प्लान होंगे कि कौन से कामों में लगाना है या कौन से कामों में रोजगार देना है, वो प्लान कहां से आएंगे? वो प्लान आएंगे विकसित ग्राम पंचायत प्लान होंगे, यानी कि PM गति शक्ति से भी अलाइंड होंगे और ग्राम पंचायत से जनरेट होंगे। तो ग्रास रूट लेवल और टॉप लेवल के थ्रू कोऑर्डिनेटेड प्लान आएंगे।
टेक्नोलॉजिकल गवर्नेंस होगी, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा, यानी कि बाकायदा बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगेगी, एआई इनेबल्ड, तो सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा ये देखने के लिए कि लोग काम पे लग रहे हैं, उनको पैसा पहुंच रहा है, एटसेट्रा। 4 एरियाज प्रायोरिटी के सेट किए गए हैं जहां पे रोजगार दिया जाएगा। पहला है वाटर सिक्योरिटी से रिलेटेड काम जो होंगे, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट रेजिलिएंट वर्क, इन्हीं में जो काम होंगे उनमें रोजगार दिया जाएगा। तो इन अ नटशेल कंपैरेटिव टेबल यहां मैंने दे दी है, सब आपको समझा दिया ऑलरेडी। तो 100 दिन से बढ़ा के 125 दिन, 60 डेज का नॉन डे वर्क भी हो सकता है और बाकी सारे एस्पेक्ट्स भी हैं। ठीक है बच्चा, ऑल राइट, नेक्स्ट आइए जी। चलिए बिल वगैरह पे आ चुके हैं अपन, पहला अपन ने देख लिया है, एक्ट बन चुका है बिल की बजाय। दूसरा देखते हैं, लोकसभा ने, यहां से नहीं अपन सीधे हेडिंग से पढ़ते हैं, आओ। पार्लियामेंट ने पास कर दिया, लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी पास कर दिया है, हेल्थ सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, हेल्थ सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025। तो अब इससे होगा क्या कि जो पान मसाला यूनिट्स हैं, जो पान मसाला बना रहे हैं, सिगरेट, टोबैको, ये सब चीजें बना रहे हैं, तो उनके ऊपर एक सेस, स्पेशल सेस लेवाई किया जाएगा, एक्सटेंडिंग बियॉन्ड एग्जिस्टिंग जीएसटी। अब जीएसटी मैक्सिमम कितना जा सकता है, 40% है ना, लेकिन पहले क्या होता था कि जीएसटी के साथ साथ में, और यहाँ कहीं लिखा होगा, एक मिनट देखने दो, कहीं तो होगी वो, एक सेकंड, हाँ जी ये रहा। तो अर्लियर जीएसटी रिजीम में क्या होता था, जो सिन गुड्स हैं या डीमेरिट गुड्स हैं उनके ऊपर एक कॉम्पनसेशन सेस भी लगता था, यानी आप जीएसटी तो लगे गई, सिन गुड्स क्या होते हैं, अल्कोहल हो गया, टोबैको वगैरह हो गया, शुगरेटेड ड्रिंक्स हो गए, इनको हम सिन गुड्स बोलते हैं ना। तो ऐसी चीजों के ऊपर जीएसटी के ऊपर कॉम्पनसेशन सेस लगता था, लेकिन इस बार जो जीएसटी आया है उसके अंदर हमने कॉम्पनसेशन सेस हटा दिया। तो अब ऐसे में जीएसटी मतलब ओवरऑल जो उनका टैक्सिंग वगैरह हो रहा था वो कम हो गया है, तो एक स्पेशल सेस उनके ऊपर लगाया जाएगा, और इससे जो एडिशनल रेवेन्यू आएगा वो नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक हेल्थ सिस्टम को हेल्प करने में लगाया जाएगा। ठीक है, और ये जो शेयर आएगा ये स्टेट्स के साथ भी बांटा जाएगा। ठीक है, सो 1 दिसंबर 2025 को इसको इंट्रोड्यूस किया गया। सेस कैन ऑल्सो अप्लाई टू अदर नोटिफाइड प्रोडक्ट्स लेटर, अभी तो सिर्फ टोबैको वगैरह से रिलेटेड लगाया गया। तो सेस क्या होता है, जो भी प्रोड्यूस कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, किसान के ऊपर नहीं लगता है ना। इट इज चार्ज्ड टू एनीवन ओनिंग और कंट्रोलिंग मशीन्स और डूइंग मैनुअल प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स, उनके ऊपर सेस लगाया जाता है। तो एक तरह से जीएसटी के ऊपर ये एडिशनल एक तरह का टैक्स हो गया ताकि ये प्रोडक्ट महंगे हो, राइट। और नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी के अंदर कॉम्पनसेशन सेस हट गया था, सिर्फ जीएसटी था, तो उसमें भी 40% की कैपिंग थी, इसलिए एक एडिशनल सेस, स्पेशल सेस डाल दिया गया है। शांति बिल, शांति बिल क्या है, देश में शांति नहीं लाएगा ये, न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया गया है। ठीक है, विद सर्टेन रेगुलेशंस, लेकिन खोल दिया गया है। तो शांति बिल का पहले तो फुल फॉर्म देखो, सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और लोकसभा ने शांति बिल को पास कर दिया है। तो शांति बिल अभी तक का इंडिया के न्यूक्लियर सेक्टर में 1962 के बाद सबसे बड़ा रिफॉर्म कहा जा रहा है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा इनको, है ना, ये सारे बिल स्टार मार्क्ड है। तो इंडिया में जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनको गवर्न करना, उनकी सेफ्टी, लायबिलिटी, इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन पूरा रिवैम्प करने के लिए फ्रेमवर्क लाया गया है। और इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर सेफ्टी अथॉरिटी भी इस बिल ने प्रपोज की कि हमारे पास होनी चाहिए। तो अभी तक ना स्टेट की मोनोपोली थी, यानी कि सरकार की मोनोपोली होती थी, कितने न्यूक्लियर प्लांट्स हो, कैसे चलेंगे, कहां बनेंगे, एक्सेट्रा। इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होता था, अब इसको खोल दिया गया है। फ्यूल फैब्रिकेशन, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशंस कैसे करने, इन सब के अंदर स्ट्रेटेजिक तरीके से, कंट्रोल तरीके से, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स को अब लाया जा सकेगा। ठीक है, इंट्रोड्यूस बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो कि सीधे प्राइम मिनिस्टर के अंडर में होता है। तो ये बिल लिबरलाइज कर रहा है हमारे न्यूक्लियर सेक्टर को। हमारा प्लान है 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर 2047 तक पहुंचनी है। ये पहुंचने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स लाने ही पड़ेंगे, पैसा स्पीड वही लेकर के आएंगे। ओके, तो अभी तक इंडिया के अंदर जो लॉ हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी को गवर्न कर रही हैं, एक एटॉमिक एनर्जी एक्ट है, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज है, उसके अलावा ये जो एक्ट्स है ना, ये प्राइवेट प्लेयर्स को आने नहीं दे रही थी। अब बिल लाया गया है कि भाई खोलिए थोड़े दरवाजे।
ओके, नेक्स्ट देखिए कोल सेतु विंडो। कोल सेतु विंडो क्या है? तो बेसिकली कोल का ना ऑक्शन किया जाता है, और कौन खरीदेगा कोल? पहले इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन थे कि कुछ एक सेक्टर ही कोल खरीद सकते हैं ऑक्शन से, लेकिन अब इसको ओपन कर दिया गया है कि आप किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हो, आप किसी भी पर्पस के लिए कोयला खरीद सकते हो, बस ऑक्शन से खरीद करके आप रीसेल इंडिया में नहीं कर सकते, आप एज इट इज, है ना, आप उसके ऊपर काम कर सकते हो, आप उससे कुछ बना सकते हो, आप पर्सनल कंजम्पशन में काम में ले सकते हो, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें डाली गई हैं। ओके, चलिए, सो पॉलिसी फॉर ऑक्शन ऑफ कोल लिंकेज फॉर सीमलेस, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट यूटिलाइजेशन, यानी कि आप ऑक्शन से जो नीलामी होती है उससे कोल खरीद के खुद के काम में लो, एक्सपोर्ट करो, कुछ बनाओ, उस सब में काम में ले सकते हो। इसको कोल सेतु कहा गया है। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है कि नई कोल सेतु विंडो बनाई जाए एग्जिस्टिंग 2016 का जो एनआरएस लिंकेज पॉलिसी है उसी के तहत। तो इससे होगा क्या, कोई भी इंडस्ट्री हो वो अपने खुद के यूज के लिए, एक्सपोर्ट के लिए कोयला ऑक्शन से ले सकती है। सो इट इज अ न्यू ऑक्शन बेस्ड कोल लिंकेज विंडो, जिससे कि कोई भी डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल बायर, इंडिया का इंडस्ट्रियल बायर लॉन्ग टर्म कोल लिंकेज अपने खुद के यूज के लिए, यानी इंडस्ट्री के यूज के लिए, एक्सपोर्ट के लिए ले सकता है, रीसेल इंडिया में नहीं कर सकता। ठीक है, तो और क्या है, अपना कंजम्पशन हो, वॉशिंग है, एक्सपोर्ट, जो भी आपने ऑक्शन से लिया है 50% तक आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। ये है कोल सेतु विंडो। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक बहुत अच्छा बिल है, क्योंकि जब से कोविड आया है तब से वर्क और लाइफ का बैलेंस पूरा बिगड़ गया है। वर्क फ्रॉम होम मॉडल आ गया, और वर्क फ्रॉम होम के अंदर कब वर्क खत्म होगा, कब होम चालू होगा, कुछ समझ नहीं आता है ना। अब देखो, मैं रात में ऑलमोस्ट कितनी बज रही है अभी, आई थिंक 11:15 बज रही है रात के, और मैं अभी भी रिकॉर्ड कर रही हूँ। हालांकि मैं खुद ही एम्प्लॉयर हूँ, मैं खुद ही एम्प्लॉय हूँ, आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड, बट स्टिल जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कब आपका पर्सनल टाइम स्टार्ट होगा, कब आपका वर्क खत्म होगा, कब आपका बॉस आपको फोन करके डांट नहीं सकता कि अभी ये काम करो, अभी के अभी करके दो। तो इसके लिए राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, बढ़िया से, ईमानदारी से, पूरी सिंसियरिटी से ऑफिस आवर्स में काम करो ना, बाद में काहे को काम करने की जरूरत पड़े। लेकिन हर जगह अपने जैसा कल्चर नहीं होता है अच्छा, तो फिर कई जगह पे एकदम एम्प्लॉयज को रगड़ा जाता है, तो बेचारे 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक काम कर रहे हैं, जबकि ऑफिशियल 6-7 बजे तक का ही टाइम होता है, राइट। तो राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 पेश किया गया है MP सुप्रिया सुले जी के द्वारा लोकसभा के अंदर, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जो एम्प्लॉयज हैं उनको आफ्टर आवर्स वर्क कम्युनिकेशन से वो लीगली डिस्कनेक्ट हो सके, और इसके लिए उनके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं हो। ये नहीं हो अगले दिन जाकर के उनकी तनख्वाह कट रही है, उनकी नौकरी जा रही है कि तुम तो घर जाने के बाद काम नहीं करते हो। हाँ, इसके लिए कुछ प्रोविजंस रखे गए हैं कि पहले से डिसाइड किया जाए एम्प्लॉयर के साथ बैठ करके दोनों जने कि कौन सा टाइम होगा कि अगर कोई इमरजेंसी तो आपसे कॉन्टैक्ट किया जा सके, और अगर एज एन एम्प्लॉय मैं एक्स्ट्रा काम करना चाहती हूँ तो मुझे कॉम्पनसेट किया जाए। फिर इस तरह के कुछ पॉइंटर्स रखे गए हैं। तो आउट ऑफ वर्क आवर्स क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। एम्प्लॉय वेलफेयर अथॉरिटी बनाई जाए ताकि वो एम्प्लॉय के वेलफेयर का ध्यान रख सके। नेगोशिएशन चार्टर हो जिसके अंदर दोनों साइड बैठ करके अग्रीड अपॉन कम्युनिकेशन आवर्स डिसाइड करेंगे। सेक्शन 11 डाला गया है इस बिल के अंदर कि अगर एक्स्ट्रा काम करता है एक एम्प्लॉय वॉलंटरीली तो उसको कॉम्पनसेट भी किया जाए, और अगर एक एम्प्लॉयर नहीं मानता इन सारे प्रोविजंस को तो 1% ऑफ एम्प्लॉयज रेम्यूनरेशन का उसके ऊपर पेनल्टी भी लग सकता है। यानी मान लीजिए आप 100 रुपये तनख्वाह दे रहे हो तो 1 रुपया की पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी। ठीक है, तो ये बिल टेबल किया गया है लोकसभा के अंदर, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल। गॉट इट? चलो, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल रेफर टू JPC। अच्छा बिल है जी, पढ़ने वाले बच्चों से रिलेटेड है। विकसित भारत शिक्षा अभिष्ठान बिल, और इसको जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट जो है उसको रेफर करने के लिए भेज दिया गया है। इस बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। बेसिकली देखो होता क्या है, हमारे पास UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, हमारे पास AICTE है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इस तरह की हमारे पास बहुत सारी बॉडीज हैं, है ना, और वो अलग अलग एरियाज ऑफ हायर एजुकेशन को गवर्न करती हैं, पर इससे बहुत सारा डुप्लीकेशन होता है। तो ये जो विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान है ये प्रपोज करता है सिंगल यूनिफाइड रेगुलेटरी बॉडी, कि भाई एक ही बॉडी लाओ ना, जैसे VBSA ले आओ, ठीक है, जो कि रिप्लेस करेगी UGC, AICTE,
नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, NCTE, इस तरह की बॉडीज को रिप्लेस करो। आप एक ही बॉडी लाओ तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो विजन है कि स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, क्वालिटी ओरिएंटेड होना चाहिए, तो एक बॉडी लाओ, उसमें अंदर काम डिवाइड कर दो, उसके अंदर आप 3 काउंसिल बना दो। एक आपने बनाया है स्टैंडर्ड्स, एकेडमिक स्टैंडर्ड सेट करने वाला, एक क्वालिटी एक्रेडिएशन वाला, एक कोऑर्डिनेशन रेगुलेशन वाला। लेकिन बॉडी एक लाओ, उसके अंदर डिपार्टमेंट कर दो। क्या 3 बॉडी हैं, तीनों अलग अलग काम कर रही हैं, बहुत सारे काम डुप्लीकेट हो रहे हैं, तो व्हाई डू गो अबाउट इट। ओके, तो यूनिफाइड रेगुलेशन, एक एपिक्स बॉडी बनाई जाए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, मेडिकल और लीगल को नहीं इंक्लूड किया गया, मेडिकल और लीगल नहीं इंक्लूड किए गए, जैसे कि मेडिकल, लीगल, फार्मेसी, डेंटल, वेटरनरी एजुकेशन, इनको एक्सक्लूड कर दिया गया। तो इसलिए अभी इसको एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ भेजा गया है। आप देखिए, रिकमेंडेशन दीजिए, फिर देखेंगे क्या करना है। ओके जी, चलो। पार्लियामेंट क्लियर्स बिल टू अलाउ 100% FDI इन इंश्योरेंस। हर इंसान को 2047 तक इंश्योरेंस मिले, इस ऑब्जेक्टिव के साथ में इंडिया ने इंश्योरेंस सेक्टर में, जहां पहले 74% ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर की कंपनी आकर के निवेश कर सकती है, पहले 74% तक ही कर सकती थी, अब 100% FDI पार्लियामेंट ने इस बिल को क्लियर कर दिया है। गॉट इट। सो सबका बीमा सबकी रक्षा अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस बिल 2025, इसके तहत FDI कैप इंश्योरेंस सेक्टर में बढ़ के 100% हो गए। यानी कि कोई भी प्राइवेट प्लेयर आकर के इंडिया में किसी इंश्योरेंस कंपनी को पूरी तरह से इन्वेस्ट करके अपने अंडर में ले सकता है, या फिर अपनी कंपनी स्टार्ट करके, और 100% FDI है, मतलब बेसिकली इन्वेस्टमेंट। अब ऐसा नहीं कि एक कंपनी, मेरी एक इंश्योरेंस कंपनी थी, अब एक प्राइवेट प्लेयर आकर के पूरा का पूरा मेरे सारे शेयर्स खरीद के या 100% अपना स्टेक लेकर के चला सकता है। अब ऐसे में जो गवर्नमेंट ओन्ड इंश्योरेंस कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल LIC है, उसका क्या होगा, तो LIC को कुछ अथॉरिटी दे दी गई है कि आप बिना परमिशंस के आप अपने मल्टीपल और ऑफिसेस, जोनल ऑफिसेस वगैरह खोल सकते हो, ताकि आप भी फ्लरिश करो, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स अब और ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो अमेंडमेंट, इसके साथ साथ कुछ अमेंडमेंट लाए जाने ज़रूरी हैं। इंश्योरेंस एक्ट 1938 में अमेंडमेंट आएगा, LIC एक्ट 1956 में आएगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 के अंदर आएगा। ओके, बस ये कहानी है 100% FDI। अब देखो, फुल फॉरेन ओनरशिप, यानी कि ग्लोबल प्लेयर्स कैन फुल्ली ओन एंड मैनेज इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज, लॉन्ग टर्म कैपिटल वगैरह सब उनके अंडर में आ सकती है। हमने देख लिया किस किस में चेंज आएगा। IRDAI जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसकी पावर्स बढ़ाई जाएंगी। उसको ये हक भी दिया जाएगा कि कोई रॉन्गफुली गेन्स कर रहा है तो आप उसके ऊपर पेनल्टीज वगैरह लगाओ, क्योंकि अब प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे तो जो एग्जिस्टिंग है उनको पावर्स बढ़ा के देनी पड़ेंगी। जैसे LIC को ऑटोनॉमी दी जाएगी, आप अपने जोनल ऑफिसेस विदाउट प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल और खोल सकते हो, आपको हर एक चीज के लिए अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट मी हैव सम वाटर, मैम इज टायर्ड नाउ। ओके, scheme to promote manufacturing of sintered rare earth permanent magnets. Sintered rare earth permanent magnets one of the strongest type of magnets होते हैं। अभी तक हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे मेजरली चाइना से इंपोर्ट करते हैं, अब हम इसको मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं। और ये कहाँ काम आते हैं, ये आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, सेमीकंडक्टर्स वगैरह, इन सब में काम में आते हैं। तो REPM दैट इज रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम, जिससे कि हम इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाना चाह रहे हैं हाई वैल्यू मैग्नेट्स के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है स्कीम को, और 7,280 करोड़ का इसमें आउटले रखा गया है, जिसके तहत हम 6,000 मीट्रिक टन पर एनम, ओके, इतना हम REPM मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंडिया में ही तैयार करेंगे। तो इतने मीट्रिक टन, 6,000 मीट्रिक टन पर एनम हम इंडिया में ही रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट रेडी करेंगे। स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ मैग्नेट्स है, मैंने आपको बताया, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी में काम में आते हैं, विंड टर्बाइन, डिफेंस, एरोस्पेस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। इंपोर्ट नहीं करना पड़े, या कम से कम इंपोर्ट करना पड़े। नेक्स्ट न्यूज, कैबिनेट ने अप्रूव किया है MSP फॉर कोपरा फॉर 2026 सीजन। कोपरा समझते हो क्या, सूखा नारियल जो होता है ना, दैट इज कॉल्ड कोपरा। सो अब कोपरा का MSP याद रखना जरूरी है, हाँ जरूरी है। क्यों? क्योंकि सरकार ना, इस पे नहीं, अगले पेज पे दिया हुआ है, देखो सरकार टोटल कितने
क्रॉप्स का एमएसपी रिलीज करती है 22 क्रॉप्स, ठीक है। इसके अंदर 16 तो रबी के क्रॉप फसल खरीफ की क्रॉप है, 14 खरीफ की क्रॉप है, 6 रबी की क्रॉप है और 2 कमर्शियल क्रॉप है। इन 2 कमर्शियल क्रॉप में से एक कोपरा है, दूसरे का नाम आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। क्योंकि 2 ही कमर्शियल क्रॉप के एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिलीज किए जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। तो कोपरा का एमएसपी कितना सेटल किया गया है? यूनियन बजट 2018-19 में एमएसपी फिक्स किया गया था कि मोर देन और इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑल इंडिया वेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी उस चीज के प्रोडक्शन में ऑल इंडिया एवरेज निकाल लो, जितना भी लागत आती है उसके 1.5 टाइम्स या उससे ज्यादा आपको एमएसपी रखना पड़ेगा। एमएसपी यानी कि इस दर पे सरकार किसान से प्रोड्यूस खरीदेगी, कम से कम इतने पे। तो एमएसपी 2026 जो मिलिंग कोपरा है, जो ऐसा बुरादा होता है ना कोपरे का, वो 12,027 पर क्विंटल, और जो बॉल कोपरा है जिसे हम गोला भी बोलते हैं कई बार ना, सूखा हुआ नारियल छिला हुआ, उसको 12,500 पर क्विंटल है, ठीक है। और नाफेद, एनसीसीएफ, ये सेंट्रल नोडल एजेंसीज हैं जो कि कोपरा प्रोक्योर करने के लिए प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत कोपरा प्रोक्योर करती हैं किसान से। सो ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है 66-67 में आया था। एमएसपी साल में 2 बार रिलीज किया जाता है, एक खरीफ यानी मानसून और एक रबी यानी विंटर सीजन के टाइम, और टोटल 22 क्रॉप्स का होता है। एक बड़ा सेगमेंट हुआ खत्म, लेकिन अभी एक और सेगमेंट बचा है और वो है एमिनेंट पर्सनालिटीज। तो ये वो हिस्टोरियंस हैं जो कि न्यूज़ में बने रहे हैं। इसमें मेरे समझाने का कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा फैक्चुअल डेटा है, आपके दिमाग में डालने जैसा है। मैं एक बार आपको रन थ्रू करवा देती हूँ। आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें सारी चीज़ें एज इट इज़ मिल जाएंगी। अच्छा, पीडीएफ वगैरह से अच्छा याद आया, कुछ जानकारी दे देती हूँ। देखिए, अभी हम 2025 दिसंबर की सारी कहानी कर रहे हैं। अगर आपको पूरे 2025 का सीए प्लस स्टैटिक चाहिए एक ही जगह, तो ये 2026 एडिशन ई बुक का है। कहाँ मिलेगा? परचम ऐप पे मिल जाएगा। पूरे 2025 का जनवरी से लेकर दिसंबर तक हाईली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डेटा सारा मिल जाएगा आपको। आप एक ही जगह से पूरी तैयारी कर सकते हो करंट अफेयर की। हर महीने की तैयारी करनी होती है तो आपको ये 3 ई बुक्स मिलती हैं जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल होती हैं। एक है मंथली मैगजीन, पूरा करंट और स्टैटिक कैटेगरी वाइज लगा हुआ। एक होती है सवाल, हर महीने की 400 एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छी बुक है प्रैक्टिस, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। ई बुक है ये सारी, हाँ, हार्ड कॉपी नहीं है। और ये है रफ्तार, ये है हेडलाइनर, अ वेरी गुड टूल फॉर रिविजन, सारी न्यूज हेडलाइन फॉर्मेट के अंदर। तो अगर आप ऐसे एग्जाम दे रहे हो जिसमें बहुत डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आते, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बेसिक लेवल का एग्जाम है जैसे बीएड हो गया, तो आप ये भी पढ़ के चले जाओगे, क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। ढंग से तैयारी करनी है तो ये पढ़ो, यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और फिर आप रिविजन के लिए रफ्तार का इस्तेमाल कर सकते हो। हर बच्चे की ना अपनी एपेटाइट होती है पढ़ने की। कोई बहुत अच्छे से पढ़ सकता है करंट अफेयर को, किसी को लगता है नहीं मेरे बाकी सब्जेक्ट स्ट्रांग है, मुझे तो एक बार सरफेस ही रीड करना है, तो आप अपनी नीड के हिसाब से पिक कर लीजिए। अगर आपको बार बार परचेज नहीं करना तो ये सीए किट है, आप इस पे एक बार मूव कर सकते हो। A to Z सारा करंट अफेयर का डॉक्यूमेंट एक जगह आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर पूरी तैयारी आपकी यूट्यूब से हो जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कंटेंट यहाँ से आप ले सकते हो। छोटे छोटे सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल हैं, जैसे मंथली मैगजीन का सब्सक्रिप्शन है, रफ्तार का सब्सक्रिप्शन है, सवाल का सब्सक्रिप्शन है। परचम ऐप चेकआउट करो, अभी वैसे भी सेल चल रही है, यू विल बी बेनिफिटिंग, है ना। एक और कंपाइलेशन होता है पीडीएफ बैंक। यूट्यूब पे आप जो भी कुछ पढ़ते हो, जैसे अभी मैं ये जो सेशन ले रही हूँ, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ आपको यहाँ मिलेगा, पीडीएफ बैंक में, और सीए सब्सक्रिप्शंस और किट में भी मिल जाएगा। जो मैं वन शॉट लेने वाली हूँ ना, वन शॉट जो सेशन लूंगी मैं 200 एमसीक्यू वाला, उसका आपको A4 पीडीएफ वेबसाइट पे इंडिविजुअली भी मिलेगा। देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, ये समझो। डेली सीए जब आप पढ़ते हो उसका पीडीएफ, ये अकेला एक ऐसा पीडीएफ है जो आपको परचम के टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। बाकी सब पेड होते हैं, नॉमिनली होते हैं पर पेड होते हैं। यूट्यूब पे जो आप पढ़ाई करते हो उसके पीडीएफ आपको वेबसाइट पे मिलते हैं। ओके, तो जैसे मैं वन शॉट वीडियो लूंगी उसका पीडीएफ आपको वेबसाइट पे मिलेगा, जो भी और फैकल्टी पढ़ाते हैं उनका पीडीएफ वेबसाइट पे मिलेगा। ये जो मैं मंथली डिटेल लेती हूँ ना, ये तो क्योंकि ऑलरेडी मंथली मैगजीन में आ चुका होता है, उसी से निकाला जाता है, इसलिए इसके अलग से पीडीएफ नहीं मिलते। बाकी आपको कोर्सेज सब्सक्रिप्शन लेने हैं तो एप्लीकेशन पे जाना है आपको। आगे बात समझ में? तो तीनों जगह आपको मैंने समझा दिया कहाँ पे क्या मिलेगा। चलो जी, जल्दी से अब अपना फाइनल सेगमेंट ले लेते हैं, क्योंकि यस, टाइम इज
रनिंग अप। चलो, तो सबसे पहले देखते हैं एमिनेंट पर्सनालिटी में कौन आ रहे हैं, सीपी राधाकृष्णन जी। ओके, सो वाइस प्रेसिडेंट, नहीं राधाकृष्णन जी नहीं आ रहे हैं, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जी हैं, उन्होंने अपने ट्रिब्यूट्स पेश किए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे, यानी 3 दिसंबर पे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बर्थ एनिवर्सरी 3 दिसंबर पे आई और सीपी राधाकृष्णन जी ने अपने होमेज दिया है। राधाकृष्णन जी के बारे में देखिए, बिहार के जीरादेव में इनका जन्म होता है और राधाकृष्णन जी को हम सब जानते हैं, राधाकृष्णन जी नहीं सॉरी, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म बिहार के जीरादेव में होता है और ये पहले प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड ही वॉज द ओनली प्रेसिडेंट जिन्होंने 2 टर्म्स सर्व की हैं, 1962 तक ये रहे हैं, लॉन्गेस्ट टेन्योर इनका रहा 12 साल का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की हम बात करें तो इन्होंने ये ट्रेडिशन शुरू किया था कि मुगल गार्डन्स जो है ना, वो आम जनता के लिए ओपन किए जाए, जहां जाकर के वो देख सकते हैं। अब मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान कर दिया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1962 में और इनकी कुछ बुक्स जो काफी फेमस रही, इंडिया डिवाइडेड, आत्मकथा, आत्मकथा इनकी ऑटोबायोग्राफी थी, ठीक है। फिर देखिए खुदीराम बोस जी, तो अमित शाह जी ने अपने ट्रिब्यूट दिए खुदीराम बोस जी को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे 3 दिसंबर को ही खुदीराम बोस जी की भी बर्थ एनिवर्सरी आती है। वेस्ट बंगाल में, अभी वेस्ट बंगाल में आता है, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ। रेवोल्यूशनरी थे, बहुत कम उम्र में इन्होंने शहादत दी है और अनुशीलन समिति का हिस्सा भी रहे हैं। 1905 में जो बंगाल पार्टीशन के प्रोटेस्ट में, मतलब उसके एंटी प्रोटेस्ट के अंदर भी इन्होंने अपनी पार्टिसिपेशन किया था और मुजफ्फरपुर बम केस का हिस्सा थे, जिसके अंदर साजिश की जा रही थी कि ब्रिटिश जज थे डगलस किंग्सफोर्ड, उनको उड़ाया जाए बम से, फिर पकड़े गए थे, एग्जीक्यूट कर दिया गया था 18 साल की उम्र में। तो नेशनल मूवमेंट का हिस्सा थे खुदीराम बोस जी और अमित शाह जी ने ट्रिब्यूट दिया है। कौन है ये, इनको तो जानते होंगे, हॉकी के विजर्ड, यस, मेजर ध्यानचंद जी। तो इनकी डेथ एनिवर्सरी पे इनको याद किया गया, इनकी डेथ एनिवर्सरी 3 दिसंबर की थी। देखिए ये चीजें, इसको ऐसे मत रटना बैठ के कि मेजर ध्यानचंद जी की डेथ एनिवर्सरी कब थी, नहीं पूछा जाएगा, ओके। इनके बारे में आपको बायोग्राफिकल पॉइंट्स पता होने चाहिए, स्टैटिक में यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, बैठ के बर्थ एनिवर्सरी डेथ एनिवर्सरी रटने की जरूरत नहीं है। ये पर्सनैलिटी न्यूज में इस वजह से रही थी, पर आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो इनको विजर्ड ऑफ हॉकी कहा जाता है। इनका जन्म 29 अगस्त इलाहाबाद में हुआ। 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया के तौर पे मनाते हैं हम। 3 दिसंबर 79 में इनका डेथ हुआ, इनकी डेथ हुई है। ब्रिटिश इंडियन आर्मी को 1922 में इन्होंने ज्वाइन किया था सिपाही के तौर पे और रिटायर हुए थे मेजर के तौर पे। ओलंपिक अचीवमेंट, 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स 1928, 32, 36 में। पद्म भूषण, ध्यानचंद अवार्ड, नेशनल स्टेडियम और स्पोर्ट्स डे भी इनके नाम है और ये 2 मेजर अवार्ड भी इनको दिए गए। बाबा अंबेडकर जी के बारे में किसको नहीं पता, बताओ मुझे, नहीं पता तो पता होना चाहिए। 6 दिसंबर को B.R. अंबेडकर जी की डेथ एनिवर्सरी है। इसे महापरिनिर्वाण डे या दिवस के तौर पे भी मनाया जाता है। बुद्धिज्म के अंदर महापरिनिर्वाण यानी कि आप इस धरती से आगे की यात्रा पे निकल चुके हो। तो 70th महापरिनिर्वाण दिवस ऑब्जर्व किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इस दिवस को डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन, मतलब इसको कॉमेमोरेट किया है डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन ने ऑन द बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। महापरिनिर्वाण मैंने आपको बता दिया कि आप इस संसारिक मोह माया से लिबरेट हो चुके हो। अंबेडकर साहब के बारे में देख लीजिए। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1923 में इन्होंने रखी, जिससे कि जो लोअर सेगमेंट है उसके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, कास्ट सिस्टम के खिलाफ अंबेडकर साहब ने बहुत किया है, सब आपको पता होगा। इनका न्यूज़पेपर मूक नायक इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, मूक नायक, लीडर ऑफ द साइलेंट। कुछ मेजर मूवमेंट जो इन्होंने लीड किए, शुरू किए, महद सत्याग्रह महाराष्ट्र के अंदर, जिसमें कि पब्लिक वाटर, जो लोअर सेगमेंट सोसाइटी के लोग थे उनको एक्सेस नहीं दिया जाता था, उसके लिए सत्याग्रह किया। कालाराम टेम्पल में एंट्री 1930 नासिक सत्याग्रह के, ताकि वो जो कास्ट सिस्टम ब्रेक करो और टेम्पल वर्शिप एरियाज में रेस्ट्रिक्शन था, जाने नहीं दिया जाता था लोअर कास्ट के लोगों को। पूना पैक्ट 1932, जिसमें गांधी जी के साथ बातचीत करके एंड देन सेपरेट इलेक्टोरेट की बजाय
जो सीट्स हैं रिजर्व की गई दलितों के लिए कि जनरल इलेक्टोरेट में ही ये भी अपना वोटिंग करेंगे, लेकिन जो सीट्स हैं वो रिजर्व की जाए दलित्स के लिए। देन कॉन्स्टिट्यूशनल रोल, चेयरमैन रहे ड्राफ्टिंग कमेटी के, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 के की कंट्रीब्यूटर थे, आर्टिकल 32 को इन्होंने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। ओके, तो ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी आप देखते चलिए। फिर हम आते हैं सी राजगोपालाचारी जी की बर्थ एनिवर्सरी। कब? 10 दिसंबर। सी राजगोपालाचारी, तमिलनाडु के अंदर इनका जन्म होता है और इनको पॉपुलरली राजा जी कह के बुलाया जाता था। वेस्ट बंगाल के गवर्नर रहे, लास्ट गवर्नर जनरल रहे भारत के और पहले इंडियन जो इस पोजीशन पे थे। ठीक है, और उसके बाद ये पोजीशन ही हटा दी गई थी। होम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के सरदार पटेल जी के बाद में। चीफ मिनिस्टर रहे हैं मद्रास स्टेट के। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिएगा, गांधी जी ने इनको द कीपर ऑफ माय कॉन्शियस कहा है। ओके, देन स्वतंत्रता पार्टी के फाउंडर रहे और इन्होंने अपने लेटर ईयर्स में एक स्लोगन दिया था, इंग्लिश एवर हिंदी नेवर। तमिलनाडु से थे ना, तो हिंदी को पसंद नहीं करके इंग्लिश एवर हिंदी नेवर इन्होंने दिया था। ये कौन है? कंपेरेटिवली रीसेंट पॉलिटिकल डोमेन के व्यक्ति, प्रणब मुखर्जी जी, तो हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी की बर्थ एनिवर्सरी 11 दिसंबर को रही। इन्होंने अपने अर्ली टाइम में राज्यसभा का मेंबर बन के सेवाएं दी। 1969 के अंदर इंडिया के यंगेस्ट फिनेंस मिनिस्टर बने ये। 2004 में 3 क्रूशियल मिनिस्ट्रीज, 2004 के बाद 3 क्रूशियल मिनिस्ट्रीज इन्होंने संभाली हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस और फाइनेंस। अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री नहीं थे और फिर भी 8 साल तक लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे हैं और फिर बाद में जाके प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, तो ओनली नॉन प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ लोकसभा फॉर 8 years। प्रेसिडेंट कब बने? इन द ईयर 2012 एंड ही पास्ड अवे इन 2020। अच्छा, मुझे बता दीजिए, इफ आई हैव नॉट रिटन, नो आई हैव नॉट रिटन, कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे ये भारत के? ही वाज व्हिच नंबर ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया? फिर हम आते हैं पंडित रविशंकर जी की डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई। ओके, 11 दिसंबर को ही। इनका जन्म 7 अप्रैल को हुआ वाराणसी में। पूरा नाम इनका क्या था? रविंद्र शंकर चौधरी, सितार वादक, प्रोमिनेंट सितार वादक, और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को ग्लोबल प्लेटफॉर्म देने में इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। इन्होंने सारे जहां से अच्छा को रिकम्पोज किया है, ऑल इंडिया रेडियो में म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं, और ग्रैमी, कितने ग्रैमी? 4 तो कंपटीशन टाइप वाले जिसमें नॉमिनेशन होता है और जीतते हैं हम, और एक इनको मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला, मतलब ऑनररी, वो अभी हम देखेंगे। तो सितारिस्ट थे, है ना, सितार बजाते थे ये। एंड राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर के तौर पे भी इन्होंने सर्व किया। काफ़ी सारे अवार्ड्स इनके नाम है। भारत रत्न, जो इंडिया का सर्वोच्च पुरस्कार है, नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न इनको मिला 99 में। यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर, पद्म विभूषण, विभूषण, कालिदास सम्मान, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड। देखो, 4 बार तो कॉम्पिटिटिव कैटेगरी में जीते हैं और 1 बार इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है 2013 के अंदर। तो टोटल 5 ग्रैमी इनके नाम हुए। आर्टिस्ट देखिए किस तरह से ना सेम टाइम पे कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं। अगर हम देखें, पंडित रविशंकर जी की डेथ एनिवर्सरी भी 11 दिसंबर थी, और अब देखिएगा MS सुब्बलक्ष्मी, कर्नाटिक म्यूजिक की मतलब पहली वुमेन टू गेट भारत रत्न म्यूजिक की कैटेगरी से ना, इनकी डेथ एनिवर्सरी भी 11 दिसंबर की ही पड़ती है। सो कर्नाटिक म्यूजिक की सिंगर थी MS सुब्बलक्ष्मी जी, इनकी डेथ हुई और इसलिए इनको याद किया गया, क्वीन ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ? मदुरई, तमिलनाडु के अंदर। पहली इंडियन म्यूजिशियन जिन्होंने UN में परफॉर्म किया, पहली इंडियन वुमन जिनको संगीत कला निधि अवार्ड मिला, कर्नाटक म्यूजिक में टॉप अवार्ड होता है, पहली वुमन जिन्होंने भारत रत्न जीता, राइट। देन 1998 के अंदर पहली, देन पद्म भूषण, पद्म विभूषण, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ये सारे अवार्ड से सम्मानित हो चुकी हैं। पहली वुमन म्यूजिशियन आएगा, पहली म्यूजिशियन टू गेट भारत रत्न भी यही थी। ठीक है, सुब्रमण्य भारती हमने ऑलरेडी देख लिया कि 11 दिसंबर को इनकी बर्थ एनिवर्सरी पड़ती है, तमिल पोएट सुब्रमण्यन भारती, और तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ।
पोइट थे, फ्रीडम फाइटर थे और रिवोल्यूशनरी पोइट लिखा करते थे उस समय में। महाकवि भरथियार भी इन्हें कहा जाता था। ओके, पोइट ऑफ पेट्रियोटिज्म, इनके जो सॉन्ग्स होते थे, जो पोएम्स होती थी, वो एकदम जोश भरी हुई होती थी। विमेन राइट, इक्वालिटी, एजुकेशन के ऊपर इन्होंने काफी लिखा है। इनके फेमस वर्क देखिए, तमिल वर्जन वंदे मातरम का, देन पांचाली सप्तम, देन कन्नन पट्टू, फ्रीडम डिवोशन, सोशल रिफॉर्म पे काफी इन्होंने पोएम्स लिखी हैं। तो महाकवि भरथियार। देन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम जानते हैं लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया। सो इनकी डेथ एनिवर्सरी 15 दिसंबर, और 2014 में इंडिया ने इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है 31 अक्टूबर, उसको राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे के तौर पे ऑब्जर्व करना शुरू किया। देन नांदेड़ गुजरात में जन्म हुआ, आयरन मैन कहलाए। इनको सरदार का टाइटल बरदौली सत्याग्रह में एक फीमेल ने दिया था। देन खेड़ा सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह, काफी सारे मूवमेंट्स का, नेशनल मूवमेंट जो रहे हैं उनका हिस्सा रहे हैं। ही वॉज द चीफ आर्किटेक्ट, जिन्होंने कि इकट्ठा किया बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स को और यूनियन ऑफ इंडिया बनाने में एक अहम रोल निभाया। देन ऑल इंडिया सर्विसेज इस्टेब्लिश की, इसलिए इनको पेट्रन सेंट ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है। नेशनल सिविल सर्वेंट्स डे हम कब मनाते हैं? दैट इज ऑन 21 अप्रैल। क्यों? क्योंकि इन्होंने इसी दिन अपनी स्पीच में सिविल सर्वेंट्स को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट रोल है इनका इन सर्विसेज में। देन स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी को होमेज दिया अमित शाह जी ने। श्रद्धानंद सरस्वती जी आर्य समाज मिशनरी थे और इनका असैसिनेशन किया गया था अब्दुल राशिद नाम के एक मुसलमान के द्वारा, और कहीं ना कहीं अपने धर्म की वजह से या उसको सपोर्ट करने की वजह से इन्होंने शहादत दी और इसीलिए इनको ट्रिब्यूट दिया गया। जलंधर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में जन्मे। इन्होंने किताब लिखी हिंदू संगठन। अनटचेबिलिटी को कर्स मानते थे, एक धब्बा मानते थे हिंदू की रेपुटेशन पे। तो देखिए, जहां कई जगहों पे हिंदू धर्म भी आपस के अंदर बट जाता है, ओके, यहाँ पे इन्होंने कहा कि नहीं, हिंदूज शुड refrain from practices like untouchability. Okay, let me charge the laptop. Okay, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो आर्य समाज से जुड़े हुए मिशनरी रहे हैं। आर्य समाज एक हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट था जो कि वेदास की सुप्रीमेसी, वेद की सुप्रीमेसी मानता था कि वेद सबसे ऊपर है, और दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में बॉम्बे में इसकी स्थापना की थी। आर्य समाज हालांकि 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करता था, ऑब्जेक्टिव के ऊपर, अज्ञान हटाना, अभाव हटाना और अन्याय हटाना। ओके, और एक ही भगवान है और अलग अलग नहीं है, वर्शिप करने के लिए अलग अलग मूर्तियों की जरूरत नहीं है। इस फिलॉसफी के ऊपर आर्य समाज काम करता है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी 25 दिसंबर को इनकी बर्थ एनिवर्सरी आती है। तो इनका जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। टीचर भी थे, बाद में लॉयर के तौर पे प्रैक्टिसिंग भी इन्होंने की है, पॉलिटिशियन हुए, सोशल रिफॉर्मर हुए, प्रेसिडेंट रहे हैं कांग्रेस कमेटी के 4 बार। इनका पेन नेम क्या था? महामना। महामना। और किसने दिया था? ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। ऐसे छोटे छोटे फैक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। देन इन्होंने द लीडर, अभ्युदय, मर्यादा जैसे न्यूज़पेपर्स की स्थापना की। हिंदुस्तान टाइम्स के बोर्ड को चेयर किया, यानी लिखने में काफी कुशल थे। एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन देखें तो BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना इन्होंने की है 1916 के अंदर। ओके, मदन मोहन मालवीय जी को फाउंडर रहे हिंदू महासभा के। 2014 में इनको भारत रत्न दिया गया था पॉस्थ्यूमसली, मरणोपरांत। सत्यमेव जयते, ये इन्होंने स्लोगन दिया था जो कि 1918 का सेशन था, उसके अंदर पंडित मदन मोहन मालवीय जी। सरदार उधम सिंह क्यों जाने जाते हैं? क्यों जाने जाते हैं? सोचिए, ये जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने जलियांवाला मैसेकर से बचे ये, ओके, उससे अपनी जान बचाई इन्होंने। और इनको जब पता चला कि अच्छा, माइकल ओ डॉयर के निर्देश पे ही जनरल रेगिनल डायर ने गोलियां चलाई इतने सारे मासूमों के ऊपर जलियांवाला बाग मैसेकर में, तो इन्होंने आगे जाकर के गदर पार्टी ज्वाइन की। और फिर 13 मार्च 1940 को इन्होंने उसी माइकल ओ डॉयर को गोली मार करके कैक्सटन हॉल लंदन के अंदर और अपनी गिरफ्तारी दी।
राइट। सो जलियांवाला बाग मैसेकर का एक तरह से उन्होंने बदला लिया है, इसलिए शहीद उधम सिंह जी जाने जाते हैं। और इनकी अभी बर्थ एनिवर्सरी पड़ी 26 दिसंबर। देन 359th बर्थ एनिवर्सरी गुरु गोविंद सिंह जी की मनाई गई। किस रूप में मनाई जाती है? प्रकाश पर्व के तौर पे। तो सिख गुरुओं में 10वें सिख गुरु रहे गुरु गोविंद सिंह जी, और उनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। तारीख ना थोड़ी थोड़ी वेरी होती है, बहुत टाइम से थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है। इनका बर्थ वैसे 22 दिसंबर को हुआ था 1666 में, पटना साहिब बिहार के अंदर। लेकिन अब हम सिख नानक शाही कैलेंडर जो है उसके हिसाब से देखें तो इस साल 27 दिसंबर को पड़ी है। ठीक है। और क्यों क्या क्या कंट्रीब्यूशन देखे जाते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के? एक जो मेजर देखा जाता है वो है खालसा पंथ की स्थापना 1699 के अंदर। खालसा पंथ, जिनके अंदर हम बोलते हैं कि संत सिपाही हैं ये, क्योंकि उस समय मुगलों का बड़ा ये रवैया था कि धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। तो आप संत हैं, आप सिख हैं, लेकिन आप सिपाही के तौर पे लड़ना भी जानते हैं। ओके, तो खालसा पंथी की शुरुआत की थी, जिनमें 5K माने जाते हैं, केश, कंगा, कड़ा, कछेरा और किरपान, ये 5K खालसा पंथियों से जुड़े हुए हैं। अमित शाह रिमेंबर्स अरुण जेटली ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। अरुण जेटली जो कि 2014 में फिनेंस मिनिस्टर रहे बीजेपी लेड गवर्नमेंट के, और 2020 में इनको पॉस्ट्यूमसली पद्म विभूषण भी दिया गया। पॉलिटिशियन थे, काफी पॉपुलर अपने टाइम के, तो अमित शाह जी ने इनको अपने होमेज पे किए। सो फाइनली वी आर डन विथ वट एवर वी हैड टू स्टडी इन नेशनल सेगमेंट। देखो नेशनल सेगमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारी स्कीम्स, और खास तौर पे जब मॉनसून सेशन या विंटर सेशन आ जाता है या बजट सेशन आता है तो न्यूज़ थोड़ी बढ़ जाती है, वरना इतना बड़ा यूजली नहीं रहता। ठीक है। और साथ ही साथ हमने एमिनेंट पर्सनालिटी भी कर ली। अब क्या करेंगे? आपका लेंगे रिकॉल टेस्ट। जो भी पढ़ा है देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आप आंसर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, और जितने भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी आई विल बी आस्किंग यू 10 क्वेश्चंस, अपना स्कोर जरूर से उससे लिख के बताएंगे आप। ठीक है, चलो गेट रेडी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिलिसर लेक और करेक्ट बताइए। रामसर साइट वाली न्यूज याद आ गई? चलो, क्या इसको 1845 में महाराजा विनय सिंह जी ने बनवाया था? क्या इसका बफर जोन सरिस्का टाइगर रिजर्व में लाई करता है? और क्या ये नेचुरल लेक है? इन्होंने बनवाया था, सरिस्का टाइगर रिजर्व में भी है, पर नेचुरल लेक तो नहीं, आर्टिफिशियल लेक है। तो फर्स्ट और सेकंड करेक्ट होने चाहिए। शुड ए बी द राइट आंसर? यस। नुमालीगढ़ रिफाइनरी बिकम्स व्हाट नंबर ऑफ CPSE टू बी अकॉर्डेड नवरत्न स्टेटस? नुमालीगढ़ रिफाइनरी असम की नवरत्न स्टेटस मिला है उसको। कौन से नंबर की नवरत्न है ये बताओ? 27th नंबर की है। ओके, चलिए सी इज द आंसर। इन विच सिटी वॉज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल लॉन्च्ड? सर्बानंद सोनोवाल जी ने लॉन्च किया था, है ना, भारत का पहला इंडिया में ही बना हुआ हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल। कहां से? नमो घाट, वाराणसी से। सो ए विल बी द राइट आंसर। चलो भाई, The newly constructed complex housing the Prime Minister's office will be called. तो पूरा कॉम्प्लेक्स जहां पे PMO भी है उसका नाम बदल के क्या रखा जा रहा है? सेवा तीर्थ रखा जा रहा है। B is the answer. Consider the following statement about विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। विकसित भारत जी राम जी 2025 बिल क्या अब तो ये एक्ट ही बन गया है। चलिए इसके रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट है, करेक्ट बताइए। क्या कॉस्ट शेयरिंग पैटर्न 60-40 किया गया है स्टेट्स के लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द रीजन? इररिस्पेक्टिव ऑफ द रीजन तो नहीं है जी, क्योंकि हिमालयन रीजन वगैरह में 90-10 भी है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। एग्रीकल्चरल सीजन सेफगार्ड्स अलाउज अप टू 60 days पॉज ड्यूरिंग पीक सोइंग हार्वेस्ट। क्या एग्रीकल्चर सीजन में 60 दिन बिल्कुल रोजगार रोका जा सकता है? हाँ, रोका जा सकता है। तो करेक्ट तो फिर 2 ही होना चाहिए मेरे ओपिनियन में। बी शुड बी द आंसर। यस, चलो। Under which constitutional provision is the census of India mandated? Census of India कौन से constitutional provision के तहत mandatory है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 246 बताया था। अच्छा, 246 तो है, और यूनियन एंट्री 69 थी क्या? मेरे हिसाब से तो सी होना चाहिए आंसर। यस, ओके, चलो। Who conferred the title महामना upon पंडित मदन मोहन मालवीय? महामना टाइटल किसने दिया था पंडित मदन मोहन मालवीय जी को? गांधी जी ने दिया था जी। सी आंसर होगा इसका तो। ओके। द भारतीय भाषा उत्सव was organized under which ministry? भारतीय भाषा उत्सव
महाकवि भरतियार जी की बर्थ एनिवर्सरी पे 11 दिसंबर को ऑर्गेनाइज किया था। कौन सी मिनिस्ट्री थी? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर थी, जहां तक मुझे याद है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर होनी चाहिए, एजुकेशन है। ओके, आई एम रॉन्ग हियर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भाई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ओके, प्रोजेक्ट मौसम लॉन्च्ड इन 2014 इज प्राइमरीली एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंडियन मिनिस्ट्री? प्रोजेक्ट मौसम कौन सी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, जिसके तहत वो इंडियन ओशन के बहुत सारे 39 कंट्रीज का आपस में कल्चरल एक्सचेंज एंड ऑल दैट? बताओ बताओ, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, बी इज द आंसर। सो भाई मेरा स्कोर तो 10 में से 9 था, एक मैंने गलत दिया। आप अपना स्कोर लिख के बताओ, और ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। तो इसमें आपको 3 स्टेटमेंट दी है सी राजगोपालाचारी जी के बारे में, आपको करेक्ट बतानी है। क्या वो पहले और अकेले इंडियन गवर्नर जनरल थे भारत के? क्या वो गवर्नर जनरल वेस्ट बंगाल के बने पोस्ट पार्टीशन पीरियड में? क्या उन्होंने इंग्लिश एवर हिंदी नेवर टर्म दी है, स्लोगन दिया है? तो ये था हमारा एक बड़ा सा सेशन नेशनल न्यूज का, काफी इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट बी मिसिंग इट। राइट फ्रॉम वन डे टू हायर एग्जामिनेशन यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। सो आज का सेशन हो गया, अब मिलेंगे अगले सेशन में। हाउ डिड यू फाइंड द सेशन? कोई फीडबैक हो तो जरूर से लिख के दे दीजिएगा, और क्वेश्चन जो पूछे उनका आंसर दे दीजिएगा, और मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।